जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आज एक और चैप्टर हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इत्मीनान से बैठे रहिएगा क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ समझने वाला है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें समझने वाली हैं, तो हम समझेंगे बहुत इत्मीनान से। और बहुत बच्चों के इसमें डाउट रहते हैं, आज के बाद इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और आपके सीजीएल का रिजल्ट आ गया है, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट। जिनका हो गया है सिलेक्शन और जिनका नहीं हुआ है, वो बाबू मेरे पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम इतना जल्दी वो करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन या 2026 वाला एग्ज़ाम भी पहले ही होगा। ठीक है, आप पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। मूड बना लिए हो तो प्लीज़ आ जाओ, पढ़ाई करते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, चलो। आज का चैप्टर है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें समझेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है, वायु दाब दाब। उसके अलावा वर्टिकल वेरिएशंस, हॉरिजेंटल, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। जिसमें आप 3 सेल्स मॉडल देखते हो ना, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये सब भी समझेंगे। ठीक है, एल नीनो लालिना भी थोड़ा समझ लेंगे यहाँ पर। हालांकि ये मैं सोच रहा था मैं ओशियन करंट के साथ पढ़ाऊँ, वहाँ ज़्यादा बेटर होता है। बाकी एयर मास फ्रंट, साइक्लोन, ये सब भी समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। आपको पता है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ, मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक हवाओं का झुंड है, हवाओं का एक चादर है, ब्लैंकेट है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब बात ये उठती है कि तुम्हें पता है कि हमारे अर्थ पर हर जगह टेम्परेचर या फिर धूप बराबर नहीं पड़ता। अब बराबर नहीं पड़ता तो कहीं पर ज़्यादा धूप पड़ेगी, ज़्यादा गर्मी होगी, तो वहाँ पर हवाएं तेज चलेंगी। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे तेज चलती हैं। क्या होता है कि जैसे मान लो कि जहाँ पर धूप ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो यहाँ पर धूप ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। हाई टेम्परेचर हुआ। हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या होता है, जो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, मान लो यहाँ पर हवाएं हैं, तो वो भी गर्म होती हैं। गर्म होने के बाद क्या होती है, तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, जब हवाएं गर्म हो जाए तो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देती हैं। तो तुम्हें पता है कि ये इक्वेटर है, यहाँ से हवाएं जब ऊपर उठना शुरू करेंगे तो ये स्पेस खाली होगा। खाली होगा तो ये कहाँ जाएंगे, ऊपर उठ के। धीरे धीरे जब देखेंगे कि यार यार गलती कर दिया, मैं घर से भाग गई, अब वापस चलती हूँ, तो वापस चलते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ ना आकर के इधर कहीं आते हैं। ठीक है, इधर कहीं आते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वो जगह तो खाली हो गया, तो क्या करते हैं कि किसी रिश्तेदार को बुला देते हैं जो यहाँ पर पास में रहते हैं, तो ये वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, और ऐसे करके पूरा सर्कुलेशन चलते रहता है, पूरा सर्कुलेशन। अब इस पूरे सर्कुलेशन को, इस हवाओं के घूमने को, पूरे प्रक्रिया को हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं। ये सिर्फ यही नहीं होता, अलग अलग जगह पे अलग जगह देखेंगे हम कैसे कैसे होता है। अब मेन कारण क्या हुआ, एक तो टेम्परेचर आया, उसके कारण क्या हुआ कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है ना, तुम्हें पता है ना, जैसे मान लो यहाँ पर हवाएं थी पहले, अब यहाँ से हवाएं उठ करके बाहर गई, तो यहाँ जगह खाली हुआ, मतलब यहाँ प्रेशर कम हो गया। जगह खाली यानी प्रेशर कम। और यहाँ पर मान लो हवाएं वापस आई हैं, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, वहां लोग ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे, ज्यादा से कम की तरफ आएंगे। तो मेन जो कारण था वो था प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर बना, प्रेशर का अंतर बना। इसको एक दूसरा टर्म देते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब भी अंतर ही होता है। समझ आए की बात? तो ये पूरा सर्कुलेट करते रहता है, गोल गोल घूमते रहता है, परिसंचरण 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 करते रहता है। इसलिए हम इसको वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हवाएं जब गर्म हो रही हैं, तो गर्म होने के बाद क्या होती है ना, कि वो फैलती हैं। ठीक है, जब हवाएं गर्म होती हैं तो एक्सपेंड करती हैं, इधर उधर भागती हैं। गर्मी में तुम घर से निकल के भागते हो ना, घर में अच्छा नहीं लग रहा। और जब ठंडा होती हैं, जब ठंडी होती हैं, तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। जैसे आप सर्दी के दिन में क्या करते हो, सिकुड़ के बैठते हो। ठीक है, गर्मी के दिन में फैल के बैठते हो, वैसे ही हवाएं भी करती हैं। उसके बाद और क्या होता है सर, कि हवाओं का मूवमेंट मैंने बता दिया, कहाँ से कहाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, और जो हवाएं मूव कर रही हो उनको हम विंड कहते हैं या पवन कहते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, एयर और विंड दोनों एक नहीं होती है। एयर मतलब क्या है, कि जो मूव नहीं कर रहा है, और विंड मतलब वो है जो हवाएं मूव कर रही है। ठीक है, इतनी बातें हमने बेसिक में समझ ली थी। इसके अलावा और ये भी बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइन करता है, बताता है हवाएं कैसे, मतलब राइज करेंगी, ऊपर उठेंगी या नीचे जाएंगी। हमने देखा, अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ऊपर उठती हैं, कैसे नीचे जाती हैं, सारी बातें बताता है। अब इसके कारण क्या होता है, जैसे हवाएं जब ऊपर उठ करके कहीं और जा रही हैं, तो उसके साथ क्या क्या जाता होगा, आसपास के मॉइस्चर को ले जाता होगा। ठीक है, मॉइस्चर ले जाता होगा तो वहां का टेम्परेचर इधर उधर होता होगा। मॉइस्चर ले जाता होगा तो और क्या होता होगा, बादल बनते होंगे। देखेंगे अगले चैप्टर में,
पर इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि मॉइस्चर ले जाने से क्या बनेगा, बादल बनेगा, तो उधर बारिश भी इधर उधर करेगा। तो कई सारी चीजें इनके कारण हमारे को देखने को मिलती है। ये देख सकते हो, क्लाउड्स बनते हैं और प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश वगैरह होती है। तो ये हो गया बेसिक। अब हम आगे आते हैं और समझते हैं कि सबसे पहला टर्म है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है क्या, समझो कि मान लो एक समंदर है, ठीक है, सी लेवल, वेट ऑफ एयर कॉलम फ्रॉम सी लेवल टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब मान लो ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल मतलब जो नॉर्मल हमारा समंदर का लेवल है, उसी के हिसाब से हम हाइट को मापते हैं, कंपेयर करते हैं। याद है ना कि इससे अगर गड्ढा है तो हम कह देते हैं कि लोअर देन मीन सी लेवल, या इससे ऊंचा है, लिखा होगा, देख लिए होगे रेलवे स्टेशन पर कि 111 मीटर अबव देन मीन सी लेवल। तो हम जो अर्थ का सरफेस है उसको हम सी लेवल से कंपेयर करते हैं कि वो बराबर है, और उसके कंपेयर में हम बाकी चीजें देखें। तो अब उस सी लेवल से, समुद्र के लेवल से, स्तर से हम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का सबसे ऊंचा वाला हाइट है, ठीक है, ऊंचा वाला हाइट ले लिया कि भाई चलो यहां तक ये एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। अब इसमें तुम्हें पता है प्रेशर का मतलब क्या होता है, एकांक क्षेत्र में लगाया हुआ बल। तो यहां जो मान लो हमने एक एरिया ले लिया, एक यूनिट एरिया ले लिया, ठीक है। अब यूनिट एरिया लेकर के हमने क्या करा कि उस यूनिट एरिया में जितना ये प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो है जितना प्रेशर लगाएगा उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ आएगी बात। अब इसको यूनिट जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो मिली बार यूनिट होता है। कौन सा होता है, मिली बार होता है। ऐसा यूनिट जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो तो पास्कल होता है, पीएस दिखाते हैं। इस मिली बार को तुम चाहो तो हम मीन सी लेवल पर जब हम प्रेशर मापते हैं तो ये कितना होता है, 1013.2 मिली बार, या इसको 1.0132 बार भी कह सकते हो, ठीक है। मीन सी लेवल पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है नॉर्मली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सरफेस पर, ग्रेविटी की जो सरफेस है, ये पृथ्वी की जो सतह है, यहां पर क्या होता है कि एयर जो है वो डेंस होता है, डेंसर होता है। क्यों डेंस होता है जरा बताना मुझे। ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी कारण क्या करता है कि हवाओं को खींच के रखता है ग्रेविटी, कि भाई नहीं, दूर नहीं जाना तुम्हें, ठीक है। अब जब हवाएं हैं तो साथ साथ क्या होगा, पानी भी होगा, इसके साथ ह्यूमिडिटी भी होगी, मॉइस्चर्स भी होंगे, कई सारी चीजें होंगी। तो उसके कारण क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहाँ प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो सरफेस पर सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी घटती है, प्रेशर घटता है, ठीक है। और बताएं तो प्रेशर को मापने का जो यंत्र है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा यंत्र है, बैरोमीटर। बैरोमीटर, अब बैरोमीटर की कई सारी वैरायटी होती है। एक मरकरी बैरोमीटर होता है, एक एनीरॉइड बैरोमीटर होता है। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। सो बस इतना याद रखना है कि बैरोमीटर दो वैरायटीज है, मरकरी बैरोमीटर और एनीरॉइड बैरोमीटर, हम इनसे मापते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो जैसा तुमने पिछली क्लास में देखा था नॉर्मल लैप्स रेट्स, याद आ रहा है, एनएलआर। एनएलआर उसमें क्या हो रहा था कि हाइट के साथ हमारा टेम्परेचर घट रहा था। इसमें भी यही होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ना तो प्रेशर घटते जाता है। अभी हमने देखा प्रेशर घटते जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये कितना घटेगा, कैसे घटेगा, ये प्लेस पर डिपेंड करता है, जगह के हिसाब से बदलता है, ठीक है। और और क्या बताऊं, यही प्रेशर है जो कि विंड के चलने का मेन कारण है। क्यों, क्योंकि यही प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे, कहीं ज्यादा प्रेशर कहीं कम प्रेशर, वहां से फिर हवाएं इधर से इधर मूव करेंगे, इसी को हम विंड कह देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन प्रेशर को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। वर्टिकल वेरिएशन मतलब कैसे कैसे वेरी करता है प्रेशर, जरा हम देखते हैं। वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे, और हॉरिजेंटल यानी ऐसे समानांतर, ठीक है, सरफेस। तो ऊपर से नीचे कैसे वेरी करता है, जैसे वहां पर हमने देखा था 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस घट रहा था, यहाँ पर भी वैसे कुछ होता है कि हर 10 मीटर ऊपर जाओगे तो एक मिली बार घट जाता है प्रेशर, ठीक है। ये डेटा याद रखना है कि हर 10 मीटर ऊपर जाने पर 1 मिली बार प्रेशर घट जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये बात करें तो ये हर जगह रेट सेम नहीं होता, हल्का फुल्का अंतर भी होता है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ जो घटने का क्रम है प्रेशर का, ये हमेशा ज्यादा होता है हॉरिजेंटल में। हॉरिजेंटल में ज्यादा घटता पड़ता नहीं है, बहुत कम का मार्जिन होता है, लेकिन वर्टिकल में काफी ज्यादा मार्जिन होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू हॉरिजेंटल, 37 से ज्यादा होता है ऊर्ध्वाधर दाब, ठीक है, हिंदी में बात करें तो। और इसको बैलेंस का मेन काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप यहां देख सकते हो कि जैसे पहले बताया कि मीन सी लेवल पर कितना प्रेशर होता है, ये 1.013 बार या 1013 मिली बार, सिंपल। जैसे 1 किलोमीटर आप ऊंचा जाओगे तो ये देखो घट करके 898 हो जाता है। फिर 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे सरफेस से तो ये इतना पर आ जाता है, 500 पे आ जाता है। 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो सिर्फ 265 मिली बार पे आ जाता है। देख रहे हो, जैसे जैसे ऊंचाई घट रही है प्रेशर, ऊंचाई बढ़ रही है प्रेशर घट रहा है,
ठीक है, जैसे टेम्परेचर में हमने देखा था कि ऊंचाई बढ़ रही थी, टेम्परेचर भी घटता है, देख लो यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, तो आगे बढ़े। तो हमने वर्टिकल देख लिया कैसे बढ़ता है, अब हॉरिजेंटल देख लेते हैं। हॉरिजेंटल की बात करें हम, तो हॉरिजेंटल में ज्यादा अंतर नहीं आता। देखो क्या होता है, स्मॉल प्रेशर डिफरेंसेस ग्रेटली अफेक्ट विंड डायरेक्शन एंड स्पीड। इसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है, बहुत हल्का ही अंतर आता है। जैसे यहाँ पर देखो 118 मिलीबार है, 116 मिलीबार, सिर्फ 2 मिलीबार का अंतर है। यहाँ पर 114 मिलीबार है, सिर्फ 2 है। ठीक है, लेकिन इन दोनों इतने कम के कारण भी कई सारे प्रभाव हमारे को देखने को मिलते हैं सरफेस पर। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना है कि जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था आइसोथर्म, यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है आइसोबार। क्या होता है सर आइसोबार? सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर। जैसे मैंने बताया था कि मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ पर कितना है, मान लो 10 मिलीबार प्रेशर है, यहाँ भी 10 मिलीबार प्रेशर है, यहाँ भी 10 मिलीबार प्रेशर है, यहाँ भी 10 मिलीबार प्रेशर है। ठीक है, ये सब जगह पे 10 मिलीबार प्रेशर है। हमने क्या करा, एक लाइन खींचा और इन सबको मिला दिया, इन सबको मिला दिया। तो इस लाइन को हम कहते हैं आइसोबार। क्यों? क्योंकि इन सब पॉइंट पर प्रेशर बराबर है, समान है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, थोड़ा समझना। दो सिस्टम होते हैं, एक होता है लो प्रेशर सिस्टम, एक होता है हाई प्रेशर सिस्टम। लो प्रेशर सिस्टम में क्या होता है समझना कि मेन में जो सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में एक है जिसका प्रेशर कम होता है, और उसके साइड में जो है, उसके साइड में जितना आइसोबार है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो ये एक आइसोबार हो गया, ठीक है, नॉर्मली ऐसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मान लिया इस आइसोबार का जो प्रेशर है वो 5 मिली एम्पियर, मान लो मिली एम्पियर कह रहा हूँ, मिली बार है। इसका कितना 7 है, इसका मान लो 9 है। ठीक है, तो बीच वाले का जब सबसे कम होता है ना प्रेशर, तो हम उसको लो प्रेशर सिस्टम कह देते हैं। अब ये कई सारे आइसोबार से घिरे हो सकते हैं, एक से भी, दो से भी, चार से भी, 10 से भी, कितने से भी घिरे हो सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि लो प्रेशर सिस्टम में सेंटर वाला पार्ट लो प्रेशर होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। और हाई प्रेशर सिस्टम में जैसे इसका उल्टा होता है कि सेंटर वाला पार्ट हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे लोएस्ट होना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हो कि सेंटर में क्या है, लो है, 114 है, और इसके बाहर में 118, इसके बाहर में 118। जैसे यहाँ देखो 114, 1014, और इसके बाहर 1016, 1018। ठीक है, तो बीच में क्या है, लो है, ये लो प्रेशर होगा। और यहाँ देखो हाई वाले में बीच में क्या है, 120 है, बाहर में कितने हैं, 118, 116। ठीक है, तो ये हो गया हाई प्रेशर सिस्टम। इतनी बात समझ आ गई, तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अब विंड का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि विंड प्रेशर हमने बांट दिया, अब जरा विंड को बांट के देखते हैं। विंड को बांटने से पहले थोड़ा सा समझना, जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो सन है, ये मान लो सन है, तो सन की लाइट डायरेक्ट कहां पर पड़ती है, इक्वेटर पर पड़ती है, हमने पढ़ा है। और बाकी जगह पर तिरछी पड़ती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, एनर्जी कम होता है। तो यहाँ जब डायरेक्ट पड़ रही है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो ये वाला एरिया खाली होगा, खाली होगा तो प्रेशर घटेगा, इसलिए हम इक्वेटर वाले एरिया को इक्वेटोरियल लो कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर लो होता है, पहली बात। दूसरी आते हैं अब आगे। ऐसे ही क्या होता है, जब ये हवाएं ऊपर उठी जा करके नीचे सबसाइड करती हैं, ठीक है, सबसाइड का मतलब होता है ये आगे कहीं, आगे कहीं, आगे कहीं। उसके बाद क्या होता है, इनको एहसास होता है कि अरे यार बेकार का घर से बाहर आ गया, वापस लौटते हैं। तो वापस लौटते हैं तो ये घर नहीं लौटते, ये कहीं और जाते हैं, मामा घर। मामा घर कौन है, सब ट्रॉपिकल हाई। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन बताया था मैंने आपको कि ये है कौन सा, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ये है ट्रॉपिकल रीजन, और ये कौन सा, टेम्परेट रीजन। ठीक है, तो तुम्हें ये बताया था कि भाई साहब ट्रॉपिकल के पास वाले को सब ट्रॉपिकल कह देता है, और इसके बाद वाले को टेम्परेट रीजन कह देता है, हमने देखा है पिछली क्लास में। ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है ना, 23.5 से 35 डिग्री के बीच, यहाँ ये हवाएं पहुंचती हैं। अब ये हवाएं जब पहुंची तो जरा मुझे बताना कि जब ये हवाएं यहाँ पहुंचेंगी, इकट्ठा होंगी, तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम इसलिए सब ट्रॉपिकल वाले को सब ट्रॉपिकल हाई कह देते हैं। क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई कह देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई है। दो चीजें क्लियर हो गई। ऊपर आ जाओ आप, सीधा ऊपर। पोल के पास तुम्हें पता है कि लाइट पहुंच ही नहीं रही है, वहां क्या है, ठंडा है, बर्फ जमा हुआ है। अब हवाएं कितना भी कोशिश कर ले ऊपर उठने की, बेचारे उठ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको बर्फ जमा के गिरा देता है। तो यहाँ प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई है पोलर के पास। ठीक है, तो अब ये क्या करती हैं, खूब मुश्किल से ये जो बीच वाला एरिया है, जिसको सब पोलर कहते हैं, मतलब पोलर के पास वाला एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हल्का फुल्का धूप पहुंचता है। तो धूप पहुंचता है तो यहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी, गर्मी होगी तो यहाँ पर हल्कापन होगा, हल्कापन होगा तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर कम होगा। तो ये जो एरिया होता है ये लो प्रेशर वाला एरिया होता है, इसलिए हम इसको सब पोलर लो कहते हैं।
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। ये 4 हिस्सा आपने देख ली, इक्वेटोरियल लो क्यों कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई क्यों कहते हैं, सब पोलर लो कहते हैं और पोलर हाई क्यों कहते हैं। ये बातें समझ आ गई आपको, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक दो बातें और यहाँ से ध्यान रखनी। पहला ये कि जो अपने प्रेशर बेल्ट देखा, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि भाई जैसे मान लो दिखा है ना कि इक्वेटोरियल लो 10 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में होता है, नहीं, फिक्स नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है सन के ऊपर। कई बार सन डायरेक्ट इक्वेटोरियल पे पड़ता है, कई बार क्या है कि थोड़ा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये घूमना शुरू करेगी पृथ्वी इसके चारों ओर, तो सूर्य का लाइट भी घूमना शुरू करेगा, ठीक है। हमेशा बराबर थोड़ी पड़ता है इक्वेटर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपको। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेशर बेल्ट का, तो प्रेशर बेल्ट जो होता है टेम्पररी नेचर होता है, स्टार मार्क कर लो, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आज है तो कल भी होगा, ठीक है, ये बदल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें थोड़ा और आगे बढ़ करके, तो और क्या क्या बदलाव होता है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ये जो इक्वेटर है इसके ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी के दिन में, विंटर के दिन में, ये जो देखा आपने प्रेशर बेल्ट, ये साउथ वार्ड शिफ्ट होता है, साउथ वार्ड यानी नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो प्रेशर बेल्ट है ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, साउथ वार्ड शिफ्ट होता है। जबकि गर्मी के दिन में यही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमारे तरफ गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। समझ आ गई बात? ये ध्यान रखना जो लाइनें मैंने लिखी हुई है। अब आगे आ जाते हैं, कौन कौन सा ऐसा फोर्स है जो विंड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। जो पवन चल रही है उसको कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, फोर्स है जो अफेक्ट करेगा। पहला तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स यानी दाब प्रवणता बल, कि सर जैसे जैसे दाब में बदलाव आएगा तो वो एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है। जहां पर रेट ऑफ प्रेशर चेंजेस ओवर डिस्टेंस, ये पता है तुम्हें, प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। जहां पर देखो आइसोबार काफी ज्यादा पास पास में होंगे, आइसोबार ज्यादा पास पास में होंगे, तो वहां पर कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। कैसा बनता है प्रेशर ग्रेडियंट? स्ट्रॉन्ग बनता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट स्ट्रॉन्ग है तो हवा भी बहुत तेज चलेगी, तो हवा भी यहाँ तेज चलती है, ठीक है। दूसरा यह है कि मान लो ये आइसोबार दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीक वीक ग्रेडियंट बनता है, वीक अंतर होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हवाएं स्लो चलती हैं। कैसी चलती हैं? स्लो चलती हैं। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होता है सर? तो दूसरा फैक्टर होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तुम्हें पता है कि जमीन के जो आसपास है सरफेस की वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। जो हवा में पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, और क्या है, तुम्हारे वाटर वेपर्स हैं और कई सारी चीजें हैं, उनके कारण से भी फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो ये भी हवाओं को रोकती हैं, हवाओं को रोकती है। तुमने सुना होगा एयर रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस क्यों? क्योंकि एयर में कई सारे धूल कण हैं, कई सारे गैस हैं जो कि रोकते हैं चीजों को। वो क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स वहां काम कर रहा है, घर्षण बल वहां काम कर रहा है, तो ये भी रोकते हैं। अब ये फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? सरफेस पर लगता है, हमारे सतह पे। ज्यादातर 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक ही ये मैक्सिमम काम कर पाता है। सबसे कम कहाँ लगता है? जो समुद्री क्षेत्र है उसके ऊपर, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है हवाओं के घूमने में, वो है कोरियलिस फोर्स या कोरियलिस बल। ये कैसे पैदा होता है सर? तो सर ये पैदा होता है, तुम्हें मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, कि जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर, अपने अक्षांश पर घूमते रहता है ये पृथ्वी, तो इसके कारण एक बल जनरेट होता है, एक बल पैदा होता है जिसका नाम क्या है? कोरियलिस बल। अब ये क्या करता है सर कोरियलिस पर? तुम्हें पता है कि ये घूम रही है पृथ्वी, मान लो ऐसे ऐसे घूम रही है, घूम रही है, ठीक है। अब घूम रही थी, ये क्या करता है? कोरियलिस बल आपने बना लिया सर। अब ये क्या करता है मेरे भाई, कि तुम्हें मैंने बताया कि जैसे ये मान लो क्या है, इक्वेटोरियल लो है, इक्वेटोरियल लो था, ये क्या था? हाई प्रेशर था, ये क्या था? लो प्रेशर था, और ये क्या है? फिर से वापस हाई प्रेशर है। तो होता क्या है, तुम्हें मैंने बताया कि यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई वाले से हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ बेटर दिया है, देखो, जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें जो भी हवाएं चल रही है उनको दाहिने साइड मोड़ देता है। क्या करता है? दाहिने साइड मोड़ देता है। सिंपल। जैसे मान लो कोई हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको क्या करेगा? ऐसे मोड़ देगा, दाहिने मोड़ देगा। कोई हवा नीचे से ऊपर को जा रही है, इसको क्या करेगा? दाहिने मोड़ देगा। ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कर देता है? दाहिने साइड मोड़ देता है। जबकि नीचे की बात करें सदर्न हेमिस्फीयर में, तो उसमें क्या कर देता है, जैसे मान लो कोई हवा ऊपर चल रही है उसको लेफ्ट मोड़ देता है। क्या कर देता है? लेफ्ट मोड़ देता है, ठीक है। कोई हवा नीचे को आ रही है तो इसको क्या करता है? लेफ्ट मोड़ देता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गई बात? चलो, ये कोरियलिस फोर्स का मेन काम होता है। दूसरा और क्या होता है सर, कि ये जो है लेटीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या होता है इसका सर, कि जैसे जैसे ये लेटीट्यूड बढ़ेगा,
तो कोरियलिस बल का प्रभाव भी बढ़ेगा। जैसे 0 डिग्री पर कोरियलिस बल का फोर्स का प्रभाव लगभग 0 होता है, ठीक है, 0 एट इक्वेटर और मैक्सिमम एट पोल, यही बात मैं कह रहा हूँ, 0 है तो बिल्कुल 0 होगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो सबसे ज्यादा होता जाएगा, ठीक है, पोल्स के पास सबसे ज्यादा हो जाता है। कोरियलिस बल जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, आपने देखा, जो प्रेशर ग्रेडियंट देखा ना कि हाँ भाई चलो यहाँ पर प्रेशर मान लो 10 मिलीबार है, यहाँ पर 8 मिलीबार, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर का अंतर हुआ, इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट कह रहे हैं। अब इस अंतर के कारण एक बल जनरेट हो रहा है, वही तो इसको यहां से यहां भगा रहा है, उसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं या प्रेशर ग्रेडियंट बल कहते हैं। अब इस बल के ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया मान लो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन होता है, आपका कोरियलिस फोर्स होता है, ठीक है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर ये काम करता है। और आगे बढ़े, और हेंस विंड सर्कुलेट अराउंड लो प्रेशर एरियाज, ठीक है, लो प्रेशर एरिया के अराउंड में सारी विंड्स घूमते रहते हैं, अभी हम देखेंगे। और ट्रॉपिकल, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ट्रॉपिकल पूछ लिया जाता है कि इक्वेटर के पास क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर कोरियलिस बल नहीं होता है। तुम्हें तो इतना पता होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन या फिर चक्रवात क्या होता है, चक्रवात में क्या होता है, हवाएं से घूमती हैं। अब घूमने के लिए तुम्हें कौन चाहिए, कोरियलिस बल चाहिए, कि भैया मुझे तो कोरियलिस बल लगेगा तभी मैं घूमूंगा। यहाँ कोरियलिस बल है ही नहीं, कहाँ पर, इक्वेटर के पास, इसलिए यहाँ पर चक्रवात की कमी देखने को मिलती है। इतनी बात याद रहेगी। चलो अब आ जाता है प्रेशर और विंड पर, ठीक है, प्रेशर और विंड का रिलेशन थोड़ा समझते हैं कि विंड स्पीड एंड डायरेक्शन आर द नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेस, ठीक है। तो जो भी आप स्पीड देख रहे हो विंड की, कि कितने स्पीड से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो जो फोर्स काम कर रहा है ना, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स देखा और बाकी फोर्सेस देखे, उन सब का समावेश इसमें हमारे को देखने को मिलता है, उसी के कारण है, वही डिसाइड करेंगे कितना बल है। जैसे मान लो यहाँ पर 50 मिली बार का प्रेशर था, ठीक है, यहाँ पर 25 मिली बार का था, यहाँ गैप कितना हो गया, 25 का, ठीक है। मान लो यहाँ पर था 50 मिली बार का प्रेशर, यहाँ था 45 मिली बार का प्रेशर, यहाँ गैप कितना हो गया, 5 मिली बार का, तो यहाँ 25 मिली बार का गैप, यहाँ 5 मिली बार का गैप, यहाँ भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनेगा, यहाँ भी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनेगा, यहाँ ज्यादा बनेगा, यहाँ कम बनेगा। तो एक तो बात समझ आएगी कि यही जो फोर्स बन रहे हैं यही डिसाइड करते हैं कि भाई कितना तेज चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है, यही तो डिसाइड करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अपर एटमॉस्फेरिक विंड क्या होते हैं, ऊपर के वायुमंडलीय पवनें क्या होती हैं, तो देखो जस्ट हमारे सरफेस के ऊपर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर हाइट पर जब आप जाओगे तो एक हवा चलती है, ठीक है, जो फ्रिक्शन फ्री है, वहां फ्रिक्शन नहीं लगता है, तो हम इसको कह लेते हैं अपर एटमॉस्फेरिक विंड। क्या कह लेते हैं, अपर एटमॉस्फेरिक विंड कह लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएं तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जियोस्ट्रॉपिक विंड। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको समझने के लिए 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी आपको। पहला ये, इसका कंडीशन क्या होता है, ठीक है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है कंडीशन सर, पहला ये कि आइसोबार जो हम देख रहे थे ना, ऐसे गोल गोल था, अब गोल नहीं होना चाहिए, आइसोबार स्ट्रेट होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है, आइसोबार कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पर वहीं बनेगा जहां पर फ्रिक्शन एब्सेंट होगा, यानी घर्षण बल नहीं रहेगा। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसे ये बनता है सर, जरा हमें बता दीजिए। देखो जैसे मान लो ये एक लाइन है जहां पर कितना है, 704 मिली, ये ऊपर नीचे वाला ही ऊपर बना रहा हूं, कितना है मिलीबार का प्रेशर है, और एक ये आइसोबार है जिसका प्रेशर कितना है, 708 मिलीबार। ये लाइन खींचने का मतलब क्या है, इसके हर पॉइंट पर 704 मिलीबार प्रेशर होगा, इसके हर पॉइंट पर 708 मिलीबार प्रेशर होगा। तुम्हें पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट जो फोर्स लगेगा वो किधर से किधर लगेगा, ज्यादा से कम की तरफ लगेगा, ज्यादा से कम की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, इधर की तरफ लगेगा। अब होता क्या है कि इधर की तरफ हवाएं चलना शुरू करेंगी, कहां से, इधर से इधर की तरफ, लेकिन ये जो कोरियलिस बल है, कोरियलिस बल क्या कर देता है, इसको घुमा देता है, कहाँ घुमाएगा, दाहिने साइड घुमाएगा। अब इतना ज्यादा लग जाता है, या एक चीज और यहां से याद रखना कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को पूरा का पूरा बैलेंस कर देता है कोरियलिस बल। क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है, कट फट कर देता है, जितना इधर लगा रहे हैं ना ये बल, ठीक है, जैसे मान लो 4 मिली बार का ये बल लगा रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, कोरियलिस बल इतना लग जाता है कि इसको कैंसिल आउट कर देता है, या दूसरे भाषा में कहें तो दोनों जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये क्या हो गया, फ्री हो गया, हवा हवा फ्री हो गया। इसको जाना कैसे था, इधर से इधर जाना था, लेकिन अब ये फ्री हो गया, बोला कि अब तो मैं मंत्र मुग्ध हूं, अब तो तुम दोनों आपस में लड़ लिए, कट मर लिए, छोड़ो मुझे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ना इसकी तरफ जाऊंगा ना इसकी तरफ जाऊंगा, अब दोनों के पैरेलल जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, दोनों के समानांतर जाऊंगा।
तो ये जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है ये क्या हो जाता है, इन दोनों लाइन के, इन दोनों जो आइसोबार थे इनके समानांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समानांतर या पैरेलल हो जाता है। इसी विंड को हम जियोस्ट्रॉपिक विंड कह देते हैं। ठीक है, पैरेलल हो जाता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये मेनली कहाँ होता है, अपर एटमॉस्फेयर में। क्यों होता है, अभी मैंने बताया कि अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए वहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का केस। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, राइट की तरफ मुड़ता है हवा, तो राइट की तरफ मुड़ेगा ये। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, तो लेफ्ट साइड में पैरेलल जाएगा। इसमें क्या है, राइट साइड में पैरेलल, इसमें लेफ्ट साइड में पैरेलल। कि भाई कैरेक्टर तो नहीं खोऊंगा मैं, ठीक है, भले ही मैं दोनों के साथ ना जाऊं, लेकिन एक है कि ऊपर में जाने के बाद, नॉर्थ में जाने के बाद मुझे दाहिने मुड़ना है तो मैं दाहिने ही मुड़ूंगा, भले ही सीधा चला जाऊं, लेकिन दाहिने मुड़ूंगा। और नीचे में जाने के बाद बाएं मुड़ना है तो बाएं ही मुड़ूंगा, भले ही सीधा चला जाऊं। तो ये चीजें होती हैं। ये हो गया जियोस्ट्रॉपिक विंड। अब आगे आ जाए थोड़ा सा, तो हम समझते हैं साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है, उसके लिए थोड़ा एक दो बातें यहाँ समझो। यहाँ समझो, जैसे मान लो तुमने एक चीज देख ली कि भाई साहब जो हवा का मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, चलो पहली बात, इधर मान लो क्या है, हाई प्रेशर है, इधर भी क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक है, हम पहले वाला केस देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और फिर दूसरा देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में मान लो अगर बीच में सेंटर में लो प्रेशर जोन है, मैं जो कह रहा हूं बस उतना सुनो, बीच में क्या है, लो प्रेशर जोन बन रहा है। ठीक है, यहां से कोई हवा इसके तरफ आएगी, इसके तरफ आएगी। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ये हवा आ रही है तो ये सीधा ना जाकर के क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर की तरफ मुड़ जाएगी। मान लो कोई यहां से हवा इधर की तरफ आ रही थी, ये क्या करेगी, ये सीधा ना जाकर के ये भी इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे ही मान लो कि ये हवा इधर की तरफ आ रही थी, ये भी क्या करेगी, थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ेगी। एक हवा इधर से आ रही थी, ये भी क्या करेगी, थोड़ा राइट की तरफ मुड़ेगी। एक हवा इधर से आ रही थी, ये भी क्या करेगी, थोड़ा सा राइट की तरफ मुड़ेगी। तो तुम्हें एक पैटर्न समझ में आया कि सर आप जो कह रहे थे हवाएं जो सीधी आ रही हैं इसके तरफ दौड़ी हुई, ये क्या करती हैं, धीरे से देख करके मुड़ जाती हैं, क्योंकि वहां कोरियलिस बल बैठा है, इनको मोड़ देती है। अब ये मोड़ते मोड़ते आप देखो कि सर ये तो ऐसे पूरा पूरा रिंग बन गया। हाँ जी सर, ये रिंग बन गया। और ये रिंग कैसा है, ये रिंग ऐसा है, इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। यानी घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो घड़ी का उल्टा जो डायरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी उल्टा। ये कहां पर हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, पहली बात। दूसरा देखो, वही केस अगर यहां पर होता सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में होता, तो अगर ये हवा नीचे से इधर की तरफ आती, कलर चेंज कर देता हूं, नीचे से ऊपर की तरफ आती मान लो, तो ये क्या करती, ये राइट साइड ना जाकर के सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मूव करती। वैसे ही अगर यहाँ पर कोई हवा आती, ये भी क्या करती, लेफ्ट साइड में मूव कर जाती। कोई हवा इधर आती, ये भी क्या करती, लेफ्ट साइड में मूव करती। यहाँ से आती, ये भी क्या करती, लेफ्ट साइड में मूव करती। यहाँ से कोई हवा आती, ये भी क्या करती, लेफ्ट साइड में मूव करती। तो तुम ये देख रहे हो कि सर यहाँ का जो चक्र बना है ये इसके उल्टा डायरेक्शन में बना, यहाँ ऐसे बन रहा था, यहाँ कैसे राइट साइड में बना, मतलब ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन बन गया सर, क्लॉक वाइज डायरेक्शन बन गया सर। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से दो बातें सीखनी है। पहला ये कि अगर सेंटर का जो रीजन है या सेंटर का जो माहौल है वो लो प्रेशर का है और बाहर वाला एरिया जो है वो हाई प्रेशर का है, तो इस माहौल को हम कह देते हैं साइक्लोन वाला माहौल। क्या कह देते हैं, साइक्लोन वाला माहौल। पहली बात, ये दोनों क्या है, साइक्लोन का माहौल है। अब साइक्लोन के माहौल में क्या रटने की जरूरत है क्या, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन कैसा होता है, क्लॉकवाइज। क्या रटने की जरूरत है, क्या रटने की जरूरत है, नहीं है ना। अब चलो तुम्हें सिखा देता हूं एंटी साइक्लोन। ठीक है, एंटी साइक्लोन क्या होता है, समझ ला। एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन में क्या होगा, यहां देखो, जैसे बीच में क्या था, लो प्रेशर था, इसमें बीच में क्या था, लो प्रेशर था, तो ये साइक्लोन बना। अगर बीच में हाई प्रेशर जोन बन जाए, कौन सा जोन बन जाए, हाई प्रेशर जोन बन जाए। ठीक है, हाई प्रेशर जोन बन जाए, और बाहर में क्या है, लो प्रेशर जोन, तो यहां हवाएं क्या करेंगी, इधर से इधर को निकलने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठे हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि ये इधर की तरफ मूव कर जाएंगी। यहां से हवा कोई निकल रही है, ये भी सीधा ना जाकर के ऐसे मूव कर जाएगी। यहाँ से कोई हवा निकल रही है, ये भी ऐसे मूव कर जाएगी। यहाँ से कोई हवा निकल रही है, ये भी क्या हो जाएगी, राइट तरफ मूव कर जाएगी। तो तुम देख रहे हो कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो इस घूमने के रास्ते को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह देते हैं, कि घड़ी की तरह घूम रही है सर। और ये क्या है, ये एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है। क्यों, क्योंकि बीच में हाई प्रेशर बन रहा है। तो यहां से ये बात भी क्लियर हो गई, एंटी साइक्लोन भी समझ गए। अब जो सादर्न हेमिस्फीयर में होगा,
दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा वो क्या होगा, इसका रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखा गया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है। क्या इसको समझने की कोई जरूरत है या कोई दिक्कत है या कोई रटने की जरूरत है, बताओ? समझ आ गई ना? चलो और आगे बढ़े। अब इसमें एक दो बातें और सीखनी है। क्या सीखनी है सर? कि जब लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, जैसे लो प्रेशर मैंने बताया कि लो प्रेशर एरिया है, तो वहां हवाएं क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। मतलब कन्वर्ज करने का मतलब एक दूसरे के तरफ आ रही होती हैं। देखा ना आपने कि हाँ भाई ये लो प्रेशर एरिया था तो हवाएं इसके तरफ आ रही थी, तो कन्वर्ज करती हैं। अब कन्वर्ज करने के बाद आप यहाँ देखो, यहाँ हवाएं आई हैं एक दूसरे के तरफ आ रही थी बेचारी, लेकिन देखने के बाद कहे कि अरे नहीं यार, वो तो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी रिजर्व है। तो यहाँ से देख करके ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। क्या करती है, ऊपर की तरफ कि चलो भाई दुनिया से हम बाहर चलते हैं, ऊपर की तरफ चल जाती हैं, राइज कर जाती हैं, अपवर्ड मूव कर जाती हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? लो प्रेशर कन्वर्ज होंगी यानी एक तरफ आएंगी, और जैसे यहाँ आएंगी देखेंगे कि रिजर्व है तो वो ऊपर की तरफ चली जाएंगी। क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चली जाएंगी। इतनी बात समझ आ गई? अब ऊपर जाएंगी तो क्या बना लेंगी, बादल बनाएंगी और वहां पर बारिश हो जाएगी। ये पूरा का पूरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहलाता है। और आगे बढ़ते हैं। एंटी साइक्लोनिक में जैसे इसका उल्टा हो जाता है। हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा, हवाएं उसके, ये देखो कहाँ गया, हाँ ये हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर केस में क्या हो जाता है, हवा यहाँ नीचे की तरफ आती है, सिंक करती है। ठीक है, सिंक करती है, नीचे की तरफ आती है और नीचे आकर के सरफेस पर डाइवर्ज करती है कि अरे नहीं यार वो तो रिजर्व है, सरफेस पर रिजर्व है। तो यहाँ से सिंक करती है और डाइवर्ज करती है, एक दूसरे से दूर जाती है। ये क्या कर रही थी, एक दूसरे के तरफ आ रही थी, कन्वर्ज कर रही थी। समझ आ गई बात? ये हो गया साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर। और भी चीजें आएंगी, हम आगे देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, सरफेस और एयर रिलेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो सरफेस एयर जो सरफेस पर हो रहा है, वैसी हवाएं जो सरफेस पर चल रही है, पृथ्वी के सतह पे चल रही है, मतलब 0 से लेकर के 1-1.5 किलोमीटर के हाइट तक। ठीक है, और यहाँ पर फ्रिक्शन काफी ज्यादा है, फ्रिक्शन काफी ज्यादा। अपर एयर क्या था, अपर एयर वो है जो इसके ऊपर है, 1.5 किलोमीटर के ऊपर है, जहाँ पर फ्रिक्शन फ्रिक्शन बिल्कुल कम है। तकरीबन 2-3 किलोमीटर ऊपर हाइट पर जाओगे फ्रिक्शन लगभग कम हो जाती है, तो हम उसको अपर एयर कहते हैं। अब दोनों में रिलेशन क्या है देखो, जैसे लो प्रेशर होगा, तुम्हें पता है ना कि लो प्रेशर होगा तो हवाएं क्या करती हैं, हवाएं क्या करती है, कन्वर्ज करती हैं। किसके तरफ आएंगे, अरे लो प्रेशर हुआ है चलो वहां लूट मची है, ठीक है, फ्री हो गया है चलो वहां पर भीड़ लगी है, खाली हो गया मामला वहां चलो। ठीक है, जैसे होता है ना कि हाँ भाई चलो, अब मैं एग्जांपल देना नहीं चाह रहा पर फिर भी समझ लो, समझने वाले समझ लेंगे कि चलो भाई यहाँ एक वैकेंसी आई है। ठीक है, तो वैकेंसी आई तो सब दौड़ दौड़ यहाँ जाते हैं। फिर पता चलता है यहाँ जैसे इकट्ठा हुए तो कई लोग इकट्ठा हो गए, कई लोग इकट्ठा हुए तो फिर आपस में लड़ाई होती है, लड़ाई होकर के ऊपर की तरफ चले जाते हैं भगवान जी की तरफ। ठीक है, कई लोग इसमें निपट जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। और हाई प्रेशर केस में क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं, अरे नहीं यार छोड़ो वहां नहीं जा सकते, बहुत हाई चीज है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। बस ये जैसे दूर गए तो ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ हमला बोल देती हैं और वो नीचे आ जाती हैं। ये होता है दो चीज। ठीक है, राइजिंग एयर कॉज्ड बाई कन्वर्जेंस, एडीज, कन्वेक्शन, ओरोग्राफिक एंड फ्रंट। क्या होता है, ओरोग्राफी में बता चुका हूँ, कन्वेक्शन में बता चुका हूँ, कन्वर्जेंस बता चुका हूँ, और फ्रंट अभी हम देखेंगे। एडीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे करंट देखते हो ना आप कि एक पूरा का पूरा चक्र बन रहा है हवाओं का, ठीक है, तो वो एडीज करंट कहलाता है। वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने फिजिक्स में भी एडी करंट देखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखना है कि कौन कौन से कारण से होती है। अब हम आएंगे किस पर, जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर। ये अभी तक हम भूमिका बांध रहे थे सब कुछ समझने के लिए। ठीक है, अब हम समझेंगे डिटेल में कि एटमॉस्फेरिक में सर्कुलेशन कैसे होता है, एक एक चीज बहुत बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, जरा मैं पानी पी लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। चलो अब देखते हैं जनरल सर्कुलेशन। अभी तक जितनी बातें आपने पढ़ी वो सब भूमिका थी, यहाँ पर सबको रिवीजन कर लेंगे और क्या करेंगे सर, सबका एप्लीकेशन देख लेंगे कैसे अप्लाई होता है। देखना, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, हमने एक चीज देख लिया कि प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए, प्रेशर का अंतर होना चाहिए, कोरियलिस बल काम करता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से प्रेशर बेल्ट बनते हैं, कहीं हाई कहीं लो, उसकी वजह से हवाएं चल रही हैं, विंड का मूवमेंट हो रहा है, प्रेशर कैसे कैसे वेरी करता है वर्टिकली और हॉरिजेंटली, मतलब ऊपर से नीचे और सरफेस पर कैसे कैसे अंतर आता है। ये सब बातें हम समझ गए हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ये बड़े लेवल पर दिखाएगा पूरे पृथ्वी पर कैसे एक मूवमेंट होता है, पूरा का पूरा ये साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, सो ये देख लो, आप लिखा है कि लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। वही बात मैं कह रहा हूँ कि वही सारी बातें बताएगा कि सरफेस पर
और एटमॉस्फेयर में कैसे मूवमेंट हो रहा है हवाओं का हम सब समझेंगे। उसके अलावा एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विंड, कहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, हवाएं कैसे चलेंगे, प्रेशर कैसा चलेगा थ्रू आउट द ईयर, वो भी बहुत आसान हो जाता है इससे समझना। ठीक है, और क्या पता चलता है सर कि हवाएं जब चलती हैं उनके साथ साथ हीट का ट्रांसफर, मॉइस्चर का ट्रांसफर, ये सब भी इससे काफी यूज होता है समझना। इसको और कौन से फैक्टर हैं जो इस सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं, तो पहला तो एक तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ हीटिंग, हम देख चुके हैं कि भाई हमेशा हर लैटिट्यूड पर बराबर हीट नहीं पड़ता है, अलग अलग समय अलग अलग जगह पर अलग अलग एनर्जी मिलती है सन की। दूसरा क्या है, प्रेशर बेल्ट, हम समझ गए हैं कि हाँ भाई हर जगह बराबर प्रेशर नहीं होता है, कई बार कहीं ज्यादा होता है, कहीं ये शिफ्ट करते रहता है, याद आ रहा है, शिफ्ट करते रहता है। तीसरा हम क्या समझ गए कि रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण कोरियलिस बल आता है, वो भी एक फैक्टर है। चौथा क्या है, माइग्रेशन ऑफ सन, माइग्रेशन ऑफ सन मतलब कि सीजनल शिफ्ट ऑफ सन कॉजेज सीजनल मूवमेंट ऑफ प्रेशर बेल्ट। ये बात आप समझ गए ना कि जैसे जैसे हम ऐसे मूव करते हैं पृथ्वी, तो सन जो है वो भी क्या होता है, उसकी लाइट है और उसके वजह से जो टेम्परेचर राइज हो रहा है या घट रहा है, वो भी धीरे धीरे टेम्परेचर बेल्ट भी इधर उधर मूव करते रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, यानी जो ओशन है और जो हमारे क्या है कंटिनेंट है, यानी महाद्वीप और महासागर है, तुम्हें पता है कि जब धूप पड़ता है तो ये जो ओशियन है ये थोड़ा देर से गर्म होते हैं, और जहां कंटिनेंट होंगे, जमीनी एरिया जहां ज्यादा होंगे, वो जल्दी गर्म होते हैं। तो जहां पर जमीनी क्षेत्र ज्यादा होंगे, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जमीनी क्षेत्र ज्यादा है, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जबकि जहां पर समुद्री क्षेत्र है वो थोड़ा देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं जो इस पूरे सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने प्रेशर बेल्ट देखा, अब उसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखना। पहला ये है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बस वो समझना। पहले ये एक पिक्चर देखो, ऊपर वाला, और फिर इसको देखना। तो हमें एक बात पता है कि इक्वेटर के पास वाले को हमने लो, इक्वेटर लो कह दिया, इक्वेटोरियल लो कह दिया। ठीक है, ITCZ लिखा है, क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ये 0 डिग्री के आसपास वाला क्या होता है, इक्वेटोरियल लो कहलाता है। 30 डिग्री के आसपास वाला क्या कहलाता है, सब ट्रॉपिकल हाई कहलाता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, सब पोलर लो कहलाता है। सब बता दिया है मैंने, पहले ही भूमिका बांध दी है सब। और पोलर के पास में होता है पोलर हाई। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले इक्वेटर के पास लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ये पूरा सीक्वेंस होता है। ठीक है, सेम नीचे भी होता है, नीचे भी जैसे ये बीच में लो है तो नीचे में सब ट्रॉपिकल, यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, और फिर पोलर के पास हाई प्रेशर। तो ये पूरा का पूरा प्रेशर का ग्रेडियंट देख लिया हमने कि अंतर कैसे, कहीं पर हाई है, कहीं पर लो है, कहीं पर हाई है, कहीं पर लो है। अब इस हाई लो के कारण क्या होता है समझना, कि हाई प्रेशर से, जहां पर ये हाई प्रेशर है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जहां पर हाई प्रेशर है, वहां से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। कैसे, ध्यान देना कि पहले क्या होगा कि ये जो इक्वेटर वाला एरिया है, इक्वेटर वाला एरिया हो गया, इक्वेटर वाले एरिया के पास धूप पड़ा, धूप पड़ने के बाद क्या हो गया, हवाएं गर्म हुई, गर्म होने के बाद क्या होती हैं, ये ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। ऊपर की तरफ उठने के बाद यहाँ देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा, ये पिक्चर देखो, ये है इक्वेटर, इक्वेटर। अब यहाँ मान लो धूप पड़ रहा है, धूप पड़ रहा है, तो हवाएं यहाँ पर गर्म हुई, गर्म होने के बाद ये क्या हो रही है, सरफेस से ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, सरफेस से ऊपर जा रही हैं। ऊपर जाने के बाद, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये ऐसे राइट की तरफ रोटेट कर जाती है और ये लेफ्ट की तरफ। हम सिर्फ एक साइड का समझ लेंगे, ऊपर वाला तो नीचे वाला भी समझ आ जाएगा। तो ये क्या करी, मान लो ये क्या हो गई, ऊपर की तरफ रोटेट करके इधर की तरफ मूव कर गई, कि नहीं मैं घर से भाग के आई हूं तो मैं इस रास्ते तो नहीं जाऊंगी, मैं इधर को जाऊंगी, तो ये इधर को चली जाती है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ तक पहुंच जाती है, ज्यादा से ज्यादा ये ट्रोपोस्फियर तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर तक पहुंच पाते हैं, उसके बाद ये मूव कर जाते हैं, उसके बाद नहीं पहुंच पाते ये आगे ऊपर। मूव कर गए, मूव करने के बाद थोड़ा दूर जैसे ये चलती है, कहाँ तक, 30 डिग्री के आसपास पहुंचने के बाद, 30 डिग्री आसपास के पास जैसे ये हवा पहुंची, तो इसको एहसास होता है कि भाई साहब मुझे क्या है, घर लौटना चाहिए। तो ये लौटती है और 30 डिग्री के पास यहाँ पर आकर के कंसाइज करती है और यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। अब यहाँ जो हाई प्रेशर बना है, तो ये हाई प्रेशर और यहाँ क्या बन गया है, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ से कोई गया है। तो यहाँ जो हवाएं बैठी हैं ये क्या कर देती है, इसके तरफ आना शुरू कर देती हैं, इसके तरफ आना शुरू कर देती है, इसके तरफ आना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये जो हवाएं इसके तरफ आ रही हैं 0 से 30 डिग्री के बीच में, यहाँ पर भी जो हवाएं इधर आ रही हैं 0 से 30 डिग्री के बीच में, हम इनको वेस्टर्लीज कह देते हैं, पहली बात। दूसरा क्या होता है कि देखो यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ हाई प्रेशर, और यहाँ सब पोलर लो भी है, तो इसके पास तो दो रास्ते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिसको घर जाने का मन है, कुछ ऐसे नहीं, अब मैं घर से निकली हुई तो घर तो नहीं जाऊंगी,
तो कुछ हवाएं यहाँ से क्या करती हैं कि इस लो प्रेशर के साइड में जाती हैं। क्या करती हैं? इस लो प्रेशर के साइड में। तो जो इधर की तरफ गई ना उनको हम वेस्टर्लीज कह देते हैं, या हिंदी में पछुआ कह देते हैं, पछुआ पौने कह देते हैं। ठीक है, इनको क्या कह देते हैं? पछुआ पौने। देखो कैसे कहते हैं पछुआ पौने, ध्यान रखना। जैसे ये तुम्हें दिख रहा है कि ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है हवाई, ऐसे जा रही है, मतलब इनका जो पूंछ है ओवरऑल कैसा है, ये इनका पूंछ ध्यान से देखो तो ये वेस्ट साइड में है। तो पूंछ के डायरेक्शन को हम असली डायरेक्शन मानते हैं। जैसे ये विंड है, ट्रेड विंड जिसको हम कह रहे हैं ना, इन दोनों को हम ट्रेड विंड कहते हैं। 30 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो विंड चल रही है इनको हम ट्रेड विंड कहते हैं। अब इनमें दो कैटेगरी है। जैसे मान लो ये जो हवा चल रही है तुम देख रहे हो कि ऐसे होके आ रही है, ऐसे होके आ रही है, तो इसका जो पूंछ है ये कौन से डायरेक्शन में है, ध्यान से देखो। ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ये होता है साउथ डायरेक्शन, ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, ये होता है वेस्ट डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो तो ये जो पूंछ है इसका, ये जो टेल है ये कौन सा साइड में है, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जब इसका पूंछ है, इसीलिए हम इस ट्रेड विंड को हम नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड कह देते हैं। इस वाले के अगर हम पूंछ देखें तो देखो कौन से डायरेक्शन में, साउथ वाले में है। यहाँ पर है ना, ऐसे है ना, ऐसे है ना, ध्यान से देखो ऐसे है, ऐसे आकर के ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो साउथ वाले में, तो साउथ वाले में है, और साउथ ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कह देते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा ये देखो कि हवाएं जो नीचे की तरफ आ रही हैं ये राइट मूव कर रही हैं। कहाँ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? कोरियलिस बल के कारण। यहाँ पर हवाएं लेफ्ट मूव कर रही हैं। क्यों? कोरियलिस बल के कारण। तो हम ये समझ गया कि ये हो गया ट्रेड विंड, ये हो गया ट्रेड विंड, ये हो गया वेस्टर्लीज, ये हो गया वेस्टर्लीज। दोनों साइड सेम समझते रहना। 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली चलना है, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्लीज, 0 से 30 के बीच में, 0 से 30 के बीच में ट्रेड विंड चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जाते हैं सब पोलर वाले एरिया में। सब पोलर जो सब पोलर लो वाला एरिया है। ठीक है, जो पोलर कौन सा एरिया था ये, सब पोलर हाई वाला एरिया है। ठीक है, सब पोलर हाई के बाद से कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, सब ट्रॉपिकल हाई से वो सब पोलर लो पर पहुंची। सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर और लो पर पहुंची। ठीक है, यहाँ पहुंची है। अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कि ये जो है पोलर वाला एरिया, पोल वाला एरिया, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि हवाएं भारी हैं, वो तो उठ ही नहीं सकती हैं। तो इधर से भी हवाएं चल करके इसके तरफ आती हैं। किसके तरफ? इसके तरफ। ये सब पोलर लो की तरफ, ये है सब पोलर लो। ठीक है, इसके तरफ हवाएं आ रही हैं पोल से। इन हवाओं को हम कह देते हैं ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। क्यों? क्योंकि ये पोल से आ रही हैं। क्या कहते हैं इसको? पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज के नीचे कौन है? वेस्टर्लीज है। उनके नीचे कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स है। ये हवाएं समझ में आ गई। अब जब हवाएं समझ गए हो तो अब आगे समझो चक्र इनका कैसे चलता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही लोगों को सीखने में काफी समय लग जाता है, समझ नहीं आता। देखो यहाँ हमने एक चीज देखा कि भाई ये जो हवा है ये उठी है, उठने के बाद से आगे को गई, आगे जाने के बाद 30 डिग्री से नीचे आई, नीचे जाने के बाद वो क्या हो गया, वो फिर इक्वेटर की तरफ आती है। तो तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा साइकिल बन गया। देख रहे हो? साइकिल बन गया। इस साइकिल को जब हवा का एक साइकिल बन जाए, विंड का एक साइकिल बन जाए, तो वो कहलाता है सेल। अब इस सेल को 0 से 30 डिग्री के बीच वाले सेल को सबसे पहले हेडली नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था 1700 कुछ ईस्वी में। डेट मुझे याद नहीं है, चेक कर लेना। तो इसलिए उनके नाम पर इसका नाम हेडली सेल पड़ गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम यहाँ देखो, यहाँ हवाएं क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ आने के बाद ऊपर से पोलर के साइड से भी हवाएं ठंडी आ रही हैं, ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो ठंडी हवाएं जब यहाँ पर आ रही हैं और इधर से कौन हवाएं जा रही हैं, पछुआ हवाएं जा रही हैं, उधर से पोलर वाली हवाएं आ रही हैं, तो दोनों टकराने के बाद क्या हो रहा है, याद आ रहा है, कन्वर्ज होती थी हवाएं तो ऊपर की तरफ उड़ जाती थी। तो यहाँ पर भी हवाएं ऊपर उड़ जाती हैं, और ये फिर ऊपर उठने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं उधर को नहीं जाऊंगी, मैं वापिस आ जाऊंगी। तो ये वापिस आ जाती है। ठीक है, हवा वापिस आ गई। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा एक सर्कल बन गया। ये कहाँ बन रहा है? 30 से लेकर 60 डिग्री के बीच में। ये कहलाता है फेरल सेल, फेरल सेल कहलाता है। वैसे ही ये देखो, जो हवा यहाँ से आने के बाद लौट गई है कि चलो मैं घर चले, हाँ अब लौट चले, तो ये कहाँ से कहाँ गई है, फिर वापस 60 से 90 पर गई और फिर वापस पूरा सर्कल बन गई। तो ये भी एक सेल बनी। अब पोल के पास है तो पोलर सेल कहलाती है। 3 सेल समझ आ गए, 3 सेल समझ आ गए। अब पोलर फ्रंट क्या होता है, ठीक है, डोल्ड्रम्स क्या होते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, ये समझ लेते हैं। देखो तुम यहाँ एक चीज देख रहे होगे कि हवाएं जो यहाँ आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, तो हवाएं एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, एक पॉइंट की तरफ आने को कन्वर्जेंट कहते हैं ना, तो कन्वर्ज हो रही थी। तो कन्वर्ज होने वाले को हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। क्यों? कि ये ट्रॉपिकल एरिया है, ये भी ट्रॉपिकल एरिया है। तो दो ट्रॉपिकल एरिया के बीच को हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल। क्या कह देते हैं? इंटर ट्रॉपिकल। यानी
दो ट्रॉपिकल एरिया के बीच, जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल, मतलब दो देशों के बीच, इंटर ट्रॉपिकल का मतलब दो ट्रॉपिक्स के बीच, ये दो ट्रॉपिक्स है, नॉर्दर्न ट्रॉपिक है और ये होना सदर्न ट्रॉपिक। इन दोनों ट्रॉपिक के बीच में हवाएं आ रही हैं और क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और एक जोन बना ले रही है पूरा पूरा, तो हम इसलिए इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये कहाँ बन रहा है, इक्वेटर के पास में बनता है, तकरीबन मान के चलो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के आसपास में ये बनता है ITCZ, ठीक है। और इसका दूसरा नाम, इसी ITCZ का दूसरा नाम डोल्ड्रम्स भी होता है। क्या होता है, डोल्ड्रम्स भी होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सर हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, मैंने लिखा नहीं है, बस समझ लो। हॉर्स लैटिट्यूड ये होता है कि जैसे तुम यहाँ देख रहे हो कि यहाँ हवाएं क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ क्या है, भारी भारी हवाएं आती हैं, तो यहाँ प्रेशर काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ ओवरऑल जो एटमॉस्फेयर होता है, माहौल होता है, वो ठंडा होता है, ज्यादा हवाएं इधर उधर मूव नहीं करती हैं, काफी काम कंपोज यहाँ का मौसम होता है, वेदर होता है। तो जो पहले यहाँ पर ट्रेड करने के लिए नाव से जाते थे, ठीक है, नाव से जाते थे, तो यहाँ पर उनको चलने फिरने में काफी दिक्कत, हवाएं रहती है ना, तो इसलिए काफी अच्छा। जैसे इनका नाम ट्रेड विंड्स क्यों पड़ा, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार से जुड़ा हुआ, तो ट्रेड विंड इसलिए पड़ा क्योंकि ये हवाएं काफी ज्यादा लाभदायक होती हैं। जो नाविक आते थे पहले बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए नाव से, तो उनके नाव को चलने के लिए काफी ज्यादा ये फायदेमंद होती थी, इसका नाम ट्रेड विंड पड़ गया। लेकिन ये जो 30 डिग्री लैटिट्यूड के पास क्या होता है, वहां भारी भरकम हवाएं आकर के बैठ रही हैं, अब वहां से गुजारना, हवाएं चल नहीं रही, वहां से गुजारना बड़ा एफर्ट लगता था, कई दिन लग जाते थे। तो जो व्यापारी आते थे ना, साथ में घोड़ा वगैरह लेके आते थे, तो क्या करते थे, अपने घोड़े को पानी में डाल देते थे, ठीक है, ताकि क्यों, उनका अनाज बच सके, ऊर्जा बच सके, कई सारी चीजें बच सके, ठीक है। तो इसलिए इस लेटीट्यूड को 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले लेटीट्यूड को हमने क्या नाम दे दिया, हॉर्स लेटीट्यूड नाम दे दिया। समझ आ गई बात, ये पूरा का पूरा कहानी है, पूरा का पूरा कहानी है। पोलर फ्रंट क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे, बस थोड़ी देर रुक जाओ। बस ये पूरी कहानी मैंने आपको रामगाथा बता दी। हेडली सेल कहाँ से कहाँ बनती है, 0 से 30 डिग्री, बस एक बार आप रिवीजन कर लो। कहाँ बना है, इक्वेटर से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग एयर इक्वेटर के पास, ठीक है। इक्वेटर के पास लो प्रेशर बनता है, ऊपर उठता है, हवा राइज करता है, ऊपर उठा कहाँ तक, ट्रोपोस्फियर में गया 14 किलोमीटर ऊंचाई तक। उसके बाद क्या होता है सर, घूम करके कहता है कि मुझे घर जाना है, तो घर ना जाकर के सब ट्रॉपिक्स मामा के घर गया। मामा का घर कौन है, सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिक्स जाने के बाद अराउंड 30 डिग्री एयर क्या होती है, सबसाइड होती है, वहां पर गिरती है, ठीक है। और इन हवाओं को हमने क्या नाम दे दिया था, ट्रेड विंड्स नाम दे दिया था। तो ये पूरा सर्कल मैंने बता दिया आपको क्या था, ये हेडली सेल था। फेरल सेल, उसके बाद मैंने बता दिया आपको कि फेरल सेल में क्या है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बनती हैं, दोनों साइड, नॉर्थ में भी साउथ में भी। और ये कहाँ होती है, सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो पर जाती हैं, बता दिया सब कुछ। उसके अलावा इसमें जो हवाएं चल रही है उसको वेस्टर्ली नाम देते हैं। कोल्ड एयर, कोल्ड पोलर जो एयर है वो जो आ रही है पोलर साइड से, वो भी हमने देख लिया कि 60 डिग्री के आने के पास में क्या हो जाती है, वेस्टर्ली से मिलती हैं, ठीक है। और मिलने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते फिर वापस लौट जाती हैं, ये भी मैंने बता दिया। ये जो फेरल सेल है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, कैसे बनता है ये हम बाद में बात करेंगे, बस इतना याद रखना, फेरल सेल के पास में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है। और पोलर सेल के बारे में देख लो, मैंने बता दिया कि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनता है। पोल्स के पास हाई प्रेशर होते हैं, जो कि वहां से हवाएं निकलते हैं और सब पोलर साइड में जाते हैं जहां पर लो प्रेशर है। हवाएं वहां क्या करती हैं, डेंस होती हैं, तो नीचे की तरफ बैठती हैं और फिर क्या हो जाती हैं, दोनों वापस लौट जाती हैं। ये सब चीज बता चुका हूं मैं, इतना तक क्लियर है, तीनों सेल्स क्लियर हो गए। एक बात है और यहाँ देख लो, यहाँ एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, वो भी देख लो। जैसे मान लो ये सेल है पूरा, ठीक है, ये हमने क्या करा, पृथ्वी को पहले हमने ऐसे ले रहे थे, जिसमें ये था 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये था 60 डिग्री और ये था 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करा, पृथ्वी को लेटा दिया। कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया हमने, ये ले लिया 0 डिग्री, ये ले लिया 30 डिग्री और ये ले लिया 60 डिग्री और ये ले लिया हमने 90 डिग्री। पृथ्वी को हमने ऐसे लेटा दिया है, ऐसे लेटा दिया है, ठीक है। अब थोड़ा समझना, एक दो बातें इसलिए जरूरी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है, ठीक है, काफी सारी चीजें समझ आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी नीचे ये क्या होगा, ये पूरा इक्वेटर होगा, नीचे पूरा इक्वेटर होगा। तो इक्वेटर के पास इधर पर मान लो सनलाइट है, इधर कौन है, सनलाइट है। सनलाइट पड़ा होगा तो सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा होगा, इक्वेटर के पास। तो इक्वेटर के पास पड़ा होगा तो यहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठी होंगी, ऊपर उठने के बाद से क्या हुई होंगी, देखो इधर गई होंगी, किधर साइड, 30 डिग्री वाले साइड के पास, और कुछ इधर साइड लौट गई होंगी। तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देख रहे हैं, एक साइड का देख लेंगे तो दूसरे साइड का भी समझ आ जाएगा। तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। इधर जाने के बाद क्या हो जाता है, ये नीचे को लौटती है, नीचे को लौटती है, नीचे को लौटती है और 30 डिग्री के पास से हाई प्रेशर बना लेती हैं। सेम ऐसे ही हमने देखा था कि ये जो हवाएं हैं यहाँ पर जो आई हैं, ये क्या करती हैं, या तो इधर को लौट जाती हैं या तो इधर को लौट जाती है, इनके पास दोनों ऑप्शन है। तो ये अगर इधर लौट गई तो ये पूरा एक सेल बन गया, जिसको हेडली सेल नाम दे दिया था।
अगर इधर लौट गई तो उधर से आ रहा है कौन, ये देख रहे हो 90 डिग्री से हवाएं लाल कलर की आ रही है, कौन है, पोलर हवाएं हैं, ठंडी हैं और भारी हैं। और ये कौन है, ये गर्म हवाएं हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में टकराती हैं और फिर टकराने के बाद पता है ना कि दो हवाएं जब आपस में ये देख रहे हो टकरा रही हैं, एक तरफ एक दूसरे के तरफ आती है तो उनको क्या कह देते हैं, कन्वर्जेंस कह देते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। और जब एक दूसरे से दूर जाती है, यहाँ देख रहे हो कि एक दूसरे से दूर जा रही है तो हम इसको डाइवर्जेंस कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों के तरफ आई हैं, तरफ आएंगी तो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद ट्रोपोस्फीयर जैसे पहुंची वहां के बाद ये दोनों वापस लौट जाती है अपने अपने घर को। ये इधर लौट करके पोलर सेल और इधर लौट करके फेरल सेल। 2-3 बार मैंने इतने देर में रिवीजन करा दिया ताकि आपको याद हो जाए। अब यहाँ ये बताने का दोबारा ये रीजन था कि भाई मेरे, कि यहाँ ये देखो ये जो डाइवर्जेंस जोन बना है कहाँ पर बना है, पोलर सेल और फेरल सेल के बीच में बना है। डाइवर्जेंस जोन बना है 60 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास में। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो यहाँ पर पहले तो खूब सारी हवाएं आई हैं एक साथ में, अब अचानक से दोनों यहाँ लौट गई तो यहाँ क्या हो जाता है, पूरा का पूरा खाली स्पेस बन जाता है। और खाली स्पेस यानी भयंकर लो प्रेशर, खाली स्पेस हो गया यानी लो प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। अब लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया ना तो यहाँ पर अचानक से कई सारी हवाएं भरने के लिए इसको हमला बोलती हैं, ठीक है, हमला बोलती है। तो खूब तेज हवाएं यहाँ चलती हैं, खूब तेज हवाएं यहाँ चलती हैं, ठीक है। अब उन तेज हवाओं को सेम वैसा ही चीज यहाँ देखो, जहाँ कन्वर्जेंट वाला है और डाइवर्जेंट वाला है। कन्वर्जेंट वाले केस में भी यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा क्योंकि हवाएं नीचे चली जाएंगी तो ये वाला एरिया तो खाली हो गया। अब खाली होगा तो भरने के लिए कोई ना कोई आएगा, तो यहाँ भी हवाएं हमला करती हैं, तो यहाँ भी आती है हमला करते हुए, तो यहाँ भी बनता है जेट स्ट्रीम। तो ये जो हवाएं तेज करते हुए हमला करते हुए आती है उनको हम जेट स्ट्रीम कह देते हैं, क्योंकि बहुत तेज आती है। अब ये पोलर वाले एरिया में बन रहा है तो पोलर जेट स्ट्रीम हो रही है, सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में बन रहा है तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, सिंपल। और देखो, और देखो कुछ चीजें, पहले एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हेडली सेल और पोलर सेल जो आपने देखा, ये है हेडली सेल और ये है पोलर सेल, ठीक है। यहाँ देखो ये है पोलर सेल जो पोल के पास है और हेडली सेल जो इक्वेटर के पास है। तो इन दोनों को हम कहते हैं थर्मल सेल, क्यों, क्योंकि ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर बहुत ठंडा है क्योंकि यहाँ धूप पहुंच नहीं रहा, और यहाँ बहुत गर्मी है क्योंकि यहाँ धूप पहुंच रहा है। और इन दोनों की वजह से ये फेरल सेल बेचारा पिस रहा है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल सेल। फेरल सेल को क्या कहते हैं, मैकेनिकल सेल। ये पूछा गया आपके एग्जाम में, ठीक है। फेरल सेल को क्या कहते हैं, मैकेनिकल सेल कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं जरा जेट स्ट्रीम के बारे में भी देख लेते हैं, लगे हाथ। जेट स्ट्रीम मैंने लास्ट वाले शायद स्लाइड पर लगा दिया है, तो उसको भी कवर कर लेते हैं, लगे हाथ, ठीक है। यहाँ देखो, ये रहा जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हमने एक चीज देख लिया कि ये कहाँ बन रहा था, ये वाला एक जेट स्ट्रीम और एक ये वाला जेट स्ट्रीम है। पोलर वाले एरिया के पास बन रहा है तो पोलर जेट स्ट्रीम, और सब ट्रॉपिकल के पास बन रहा है तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहलाता है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं सर, जरा बता दीजिए। तो देखो पहला ये कि ये दीज स्ट्रीम्स आर नैरो, फास्ट फ्लोइंग और अपर ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, ट्रोपोस्फीयर के अपर पार्ट में पाया जाता है, और बहुत तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। दे अकर एट हाइट ऑफ 7 to 12 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से तकरीबन 7 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। दूसरा ये है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनका जो डायरेक्शन होता है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। किधर, पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। और स्पीड देख लो यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा के स्पीड से यहाँ पर ये हवाएं चलती हैं। अच्छा, ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो हवाएं आई थी वो गई, उनके कारण क्या हुआ, टेम्परेचर का अंतर आया। टेम्परेचर अंतर आने के कारण बहुत भयंकर वहां क्या बना, प्रेशर गैप हुआ। प्रेशर गैप के कारण जो अलग आसपास में हवाएं थी उनका हमला हो गया वहां पर, ठीक है। वो बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब ये मेनली जो है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही हिस्से हैं, जैसे पोलर और सब ट्रॉपिकल। तो पोलर फ्रंट वो है जो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री फाउंड नियर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। नहीं, यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना 60 डिग्री के आसपास में पाई जाती है, 60 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास में पाई जाती है, मतलब 30 से 60 के बीच में पाई जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये जो सब ट्रॉपिकल है वो 30 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास पाई जाती है दोनों हेमिस्फीयर में। इसका अगर हम बात करें तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसमें ये मदद करता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये विंटर सीजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है सब ट्रॉपिकल वाला, ठीक है। उसके अलावा ये भारत में जो विंटर सीजन आता है, सर्दी का मौसम आता है, शीतकालीन मौसम आता है, उसके लिए भी ये काफी रिस्पॉन्सिबल है। 2-3 बातें और यहाँ से सीखनी है आपको कि जो जेट स्ट्रीम हमने देखा उसमें सब ट्रॉपिकल के और भी वैरायटी हैं। जैसे ये वेस्टर्ली है ना, तो ईस्टर्ली वैरायटी है, ईस्टर्ली सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एस तेज, क्या कहते हैं इसको, एस तेज, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है इंडियन पेनिनसुला, जो हमारा ये नीचे वाला एरिया है ना, ये साउथ वाला एरिया, तो इस वाले एरिया में तकरीबन 14 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड के आसपास में, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी में। और आगे बढ़े तो यहाँ देखो, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये शिफ्ट होता है किधर, नॉर्थ की तरफ। कब होता है, नॉर्थ की तरफ, मौसम के हिसाब से। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में और जान लो।
ट्रॉपिकल क्या होता है, ट्रॉपिकल उसके जस्ट नीचे वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, तो ये साउथ वेस्टर्न मानसून जो भारत में आता है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। भारत में साउथ वेस्टर्न मानसून आता है, वैसे मानसून जब पढ़ेंगे वहां हम देखेंगे, तो वहां भी डिटेल में बात करेंगे। और भारत में जो 14 डिग्री नॉर्थ साइड में ये देखने को मिलता है, वहां पर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कराता है। क्या कराता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिम से आने वाली बारिशें हैं उनमें भी इसका बहुत योगदान होता है। 20 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में भारत में ही पाया जाता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो वेदर के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हवाई जहाजों के उड़ने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। ये इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसलिए काफी ज्यादा फ्यूल बचा लेता है, काफी ज्यादा टाइम बचा लेता है, इसलिए इसका नाम भी जेट स्ट्रीम है। इतनी ही बातें आपको इसमें याद रखनी है। ये पूरा का पूरा स्ट्रीम देख लिया हमने, पूरा का पूरा सेल देख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, मेन पार्ट यही था, ठीक है। इसके बाद अब जो भी चीजें हैं इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतनी भारी भरकम नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहाँ पहुंच गए हम, हमने, हाँ अब ये सारे विंड्स देख लो, विंड्स के बारे में भी सारी बातें लिखी गई हैं, आप देख लेना, ठीक है। मैंने बता दी है वैसे तो, सारे विंड्स के बारे में बातें लिखी गई हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। आईटीसीजेट के बारे में बता देता हूँ, आईटीसीजेट के बारे में जान लो कि आईटीसीजेट का दूसरा नाम है डोल्ड्रम। ये लो प्रेशर जोन होता है, कहाँ पर, इक्वेटर के पास, बता चुका हूं मैं। ये जनवरी से जुलाई में क्या करता है, ये मूव करता है, फिक्स नहीं होता आईटीसीजेट, ये भी देखना आपने कि फिक्स नहीं होता, ये मूव करता है। जैसे जनवरी से जुलाई के बीच में नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है, 20-25 डिग्री नॉर्थ की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और दिसंबर जनवरी में साउथ में मूव करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और जनरली ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है, बट ये चेंज होते रहता है, जैसे आपने देखा 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ या 25 डिग्री नॉर्थ में चेंज हो रहा था, वैसे ही साउथ में भी ये चेंज होता है। मैक्सिमम जुलाई में पाया जाता है, और तब ये जाकर के इंडिया और गंगेटिक का जो प्लेन है हमारा, बीच वाला एरिया है, वहां पर ये पहुंचता है, ये दिखाई देता है, इंटरट्रॉपिकल जोन, ठीक है। हवाओं का देख लो, ट्रेड विंड क्या होता है, मैंने बता दिया कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में चलने वाले को ट्रेड विंड कह लेते हैं। ये नियमित होता है, रेगुलर होता है, रिलायबल होता है, ये बातें बता दी। किसके कारण ये आ रहा है, कोरियलिस फोर्स के कारण। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में कहलाता है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। और यही जब मिलते हैं तो आपस में आईटीसीजेड बनाते हैं, देख सकते हो ये दोनों मिलकर के आईटीसीजेड बना रहे हैं। आईटीसीजेड को हम जोन ऑफ कन्वर्जेंस कह देते हैं, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि नेविगेशन के लिए जो नाव वगैरह चलाने वाले हैं ना, नावक हैं, उनके उनके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ट्रेड विंड्स है। वेस्टर्ली मैंने बता दिया आपको कि कहाँ चलता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलता है, दोनों साइड में। पश्चिम से पूरब की तरफ इसका डायरेक्शन है, पश्चिम से ही डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। और यहाँ भी कोरियलिस फोर्स काफी ज्यादा काम करता है, मेनली साउदर्न हेमिस्फीयर में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये ध्यान रखना है कि सदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में क्या होता है, वेस्टर्लीज काफी स्ट्रांग होती हैं। क्यों स्ट्रांग होती हैं सर, क्योंकि तुम देखोगे जब पूरे का पूरा पृथ्वी को देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाला एरिया काफी ज्यादा है। यहाँ देखोगे लैंड वाला एरिया काफी ज्यादा है, मिट्टी वाला एरिया ज्यादा है, इधर लैंड वाला एरिया कम है, ओशियनिक एरिया ज्यादा है। तो यहाँ जब हवाएं चलती है ना, तो इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तो मिट्टी है तो रोक लेते हैं, यहाँ कोई नहीं रोकता, इसलिए हवाएं यहाँ काफी तेज होती है। स्पेशली 40 से 50 और 50 से 60 डिग्री के बीच में, 40 से 50 डिग्री के बीच में जो हवाएं चल रही हैं उनको हम रोरिंग फोर्टीज कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर बहुत भयंकर तरीके की तेज हवाएं चलती हैं। उसके अलावा क्या होती है, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। और 50 से 60 डिग्री को फ्यूरियस 50s कह देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर भी ये सब चीजें देखने को मिलती है, खूब तेज। यहाँ पर और भयंकर होता है कि और भयंकर हवाएं चल रही है, और भयंकर बारिश वगैरह हो रहा है, और बादल वगैरह गरजते रहते हैं, इसलिए उसको हम रोरिंग 50s कह देते हैं, और फ्यूरियस 50s कह देते हैं, और रोरिंग 40s कह देते हैं। हिंदी में कहें तो गरजती 40 उग्र 50, ठीक है, ये कह देते हैं। बता दिया मैंने, लैंडमास के कमी के कारण होता है। और वेस्टर्लीज जो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वेदर चेंज मेनली मिड लेटीट्यूड्स में ले आती है, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में ये मेन इनका काम होता है, इसी को मिड लेटीट्यूड कहते हैं। ईस्टर्लीज की बात कर लेते हैं, तो पोलर साइड से निकलती है ईस्टर्लीज। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेशर हाई है, तो कहाँ से निकलती है, पोलर साइड से, और निकल के कहाँ जाती है, सब पोलर लो साइड में, ठीक है। इनका डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है, इसलिए इनका नाम ईस्टर्लीज है, ठीक है। इनके नाम पर ही होता है, जिधर से निकल रही है उसी के नाम पर इनको दिया जाता है। ये ठंडी होती हैं और सूखी हुई होती हैं, ड्राई होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्ली से 60 डिग्री के आसपास में मिल जाती है, और वहां से दोनों बहनें लौट जाती हैं, याद है, लौट जाती हैं। और वहां पर बनता है जो पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट ये होता है, देखो, दो अलग अलग हवाएं आपस में मिल जाए ना, आपस में मिल जाए, तो हम उसको फ्रंट कह देते हैं। अब चूंकि पोलर हवाएं हैं तो इसका नाम पोलर फ्रंट है, पोलर के पास मिलेंगे, ठीक है।
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर बन सकता है। चलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एल नीनो, ला नीना, ईएनएसओ देख लेते हैं, क्योंकि ये मुझे आपको ओशन करंट के साथ पढ़ाना था, बट ठीक है यहाँ भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एल नीनो की अगर हम बात करें तो ये क्या कर देता है, वार्मिंग अप सरफेस वाटर ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इट अकर्स व्हेन ट्रेड विंड्स वीकन और रिवर्स। यहाँ आ जाओ पिक्चर में, थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये देखो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जैसे मान लो ये वाला जो एरिया है ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका कौन सा एशिया, और ये साउथ ईस्ट एशिया है जिसमें इंडोनेशिया वगैरह आ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो पानी, धूप आया, धूप आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होने के बाद यहाँ हवाएं ऐसे चलती हैं। ठीक है, ऐसे चलनी है, ऐसे चलनी है। और जो गर्म यहाँ पर क्या होता है, पहले गर्म होता है माहौल, माहौल गर्म होने के बाद हवाएं यहाँ से निकल करके ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के कोस्ट पर आती हैं, और आने के बाद से क्या होती है, वो इकट्ठा होने जाती है। ठीक है, हो जाती है। अब जैसे यहाँ से हवाएं हटती हैं तो जो सरफेस का पानी है वो भी गर्म है, यहाँ पर पानी काफी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, पानी गर्म है। तो ये भी जो पानी है ना ऊपर का सरफेस का, ये भी मूव कर जाता है कोस्ट के साइड में, तटीय क्षेत्र में मूव कर जाता है। तो जैसे ऊपर का पानी हटा तो नीचे है ठंडा पानी बैठा हुआ, वो ऊपर आता है, वो ऊपर आता है। ठीक है, ठंडा पानी ऊपर आता है और यहाँ माहौल पूरा ठंडा हो जाता है, इधर आकर के गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर वापस क्या हो गया, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। ठीक है, शुरू में यहाँ हाई था, ये लो था, लेकिन जब ये हवाएं यहाँ से आकर के यहाँ सिंक कर गई, यहाँ आकर के गिर गई, तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, और इधर क्या हो जाता है, लो प्रेशर। तो फिर ये हवाएं वापस से इधर को चलने लगती हैं, तो ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है। ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है नॉर्मल केस में। लेकिन जब एल नीनो आ जाए, एल नीनो क्या होता है सर, एक तरीके का ईस्टर्ली विंड। ये क्या करता है, विंड के डायरेक्शन को ही मोड़ देता है। क्या करता है, मोड़ देता है। ये क्या कर देता है, जो ईस्टर्ली विंड है ना, ठीक है, जो ट्रेड विंड चल रहा था, उनको क्या करता है, कमजोर कर देता है, कमजोर कर देता है। और क्या करता है सर, तो या तो उसको रिवर्स कर देगा या तो बिल्कुल कमजोर कर देगा। ठीक है, जो हवाएं इधर से इधर आनी चाहिए थी वो क्या करते हैं, इधर से इधर ना करके ये हवाएं इधर से इधर को जाने लगती हैं, इधर से इधर। तो यहाँ जो गर्म वाला माहौल है ये और ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, और ज्यादा गर्म हो जाता है, और इसके कारण इस एरिया में काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं हमारे को। ठीक है, और यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इस केस को हम एल नीनो कह देते हैं। यहाँ देखो अब वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। वैसे हम डिटेल में करंट जब पढ़ेंगे, ओशनी करंट, तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा ही, तो चिंता करने की बात नहीं है। इसको इसलिए कहते हैं, और इसका देखो एल नीनो का दूसरा मतलब होता है लिटिल बॉय। लिटिल बॉय यानी स्पेनिश में इसका नाम है, नाम रखा गया है लड़के के नाम पर, मतलब ये बदमाश होता है। सिंपल, क्या कर देता है, सरफेस वाटर को गर्म कर देता है। कहाँ पर, ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के पानी को गर्म कर दिया, और बेचारा क्या हो जाता है, जो पेरू के कोस्ट के पास में था, ट्रेड विंड्स जो वहां चल रही थी वो बेचारी कमजोर हो जाती है और रिवर्स होने लगती हैं। जो नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया को जा रही थी वो क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया से इधर को जाने लगती है, सीधा सीधा। ठीक है, अब ड्यू टू वीक वीक ट्रेड विंड्स, वार्म वाटर शिफ्ट ईस्टवर्ड, जो गर्म पानी है वो इधर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, उसके अलावा अपवेलिंग का मतलब मैंने बता दिया ना, कि जो नीचे ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। कहाँ, पहले पेरू के कोस्ट पर हो रहा था, लेकिन अब कहाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले कोस्ट पर होने लगता है ये चीज। ठीक है, एलॉन्ग विथ साउथ अमेरिकन कोस्ट। ठीक है, रिड्यूसेस जो वहां पर काफी ज्यादा ठंडा पानी ऊपर आ रहा था ना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो नहीं आता, वो काफी कम हो जाता है, और इधर साइड में वो प्रक्रिया ज्यादा होने लगती है। ऑस्ट्रेलिया साइड में, इधर ऑस्ट्रेलिया था, इधर साउथ अमेरिका साइड था, और यही पूरा जो होता है एल नीनो कहलाता है, एल नीनो का पैटर्न कहलाता है। एल नीनो कॉज है चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैटर्न्स, और इसके कारण कई सारे प्रभाव हमारे को देखने को मिलते हैं। पूरा का पूरा वेदर का प्रोसेस ही चेंज कर देता है। क्या क्या करता है सर, तो साउथ अमेरिका में चूंकि इधर से बहुत सारी चीजें हवाएं वगैरह लेकर के आ रहा है, तो साउथ अमेरिका में लेकर के यहाँ बारिश करा देता है। जो कि यहाँ पर आपको पता है कि अटकामा वगैरह डेजर्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां बारिश हो जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। भारत में भी कई बार समस्याएं आ जाती है, जैसे चाइना में बाढ़ आ जाता है, इसके वजह से ये पूछा गया है। चाइना में क्या आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, क्योंकि इस एरिया में आकर के बारिश करा देता है। ठीक है, एल नीनो के बाद पहले साउथ ऑसिलेशन, सदर्न ऑसिलेशन देख लो। सदर्न ऑसिलेशन भी कुछ नहीं है। सदर्न ऑसिलेशन रेफर टू पीरियोडिक चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द पैसिफिक ओशियन। इट इज सीसॉ पैटर्न ऑफ प्रेशर बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक। मतलब ये वही है, सदर्न ऑसिलेशन दूसरा नाम है इसका, कुछ नहीं है। समझना कि ये साउथ साइड में पड़ता है। तुम्हें पता है कि ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका साउथ साइड में है। जब आप ग्राफ में देखोगे तो ये क्या साउथ साइड में पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो तुम्हें पता है कि जब ये वाला एरिया गर्म होगा तो ये ठंडा होगा, क्योंकि इधर की तरफ हवाएं जाएंगी। जब ये ठंडा होगा तो ये गर्म होगा, तो ये हवाएं ऐसा आपस में रोटेट करते रहती हैं। इसी को हम सदर्न ऑसिलेशन कह देते हैं।
ठीक है। और इसको सीसो क्यों कह रहे हैं? सीसो का मतलब क्या होता है? देखो, तुमने खेला होगा, एक बेंच रखा होता है ऐसे टेबल पे, जिसमें अगर एक आदमी इधर बैठता है तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अगर ये भारी है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर उठ जाएगा। अगर ये भारी है, नीचे की तरफ फिक्स करेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा। तो वही बात यहाँ है कि अगर ये ठंडा है तो ये गर्म हो जाएगा, और ये ठंडा है तो ये गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा केस होता है, और इसके कारण ये पूरा हवा का ट्रेंड रिवर्स होते रहता है। तो ये दोनों मिलकर के सदर्न ओसिलेशन और क्या नाम है आपका, एल नीनो, ये दोनों मिलकर के प्रभाव डालती हैं, कंबाइंड इफेक्ट अपना डालती हैं, ठीक है, जिसको हम ईएनएसओ कह देते हैं। ईएनएसओ कह देते हैं, और ये ओशियन और एटमॉस्फेयर के बीच में कई सारी चीजें देखने को मिलता है। और एक्सट्रीम वेदर, जैसे आपने देखा ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाना और कहीं पर बारिश आ जाना, जैसे साउदर्न अमेरिका में काफी ज्यादा बारिश आ रहा था, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ये है आपका एल नीनो। लानिना की बात करें तो लानिना में क्या होता है? लानिना जस्ट उसका अपोजिट होता है। लानिना कुछ नहीं करता, जो एबनॉर्मल हीटिंग हो रही थी अब उसको एबनॉर्मल कूलिंग में कन्वर्ट कर देता है, मतलब वापस नॉर्मल फॉर्मेट में ले आता है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, बहुत ज्यादा माहौल यहाँ गर्म है तो उसको क्या कर देता है, अचानक से इसको ठंडा कर देता है। लड़कियां होती हैं ठंडी दिमाग की, ठीक है, बहुत ज्यादा काम होती हैं, लड़कों से तो होती है, चंचल नहीं होती वो। लड़के तो शैतान होते हैं, इसलिए इसका नाम लिटिल गर्ल है, ठीक है। और ये क्या करती है, उस पानी को ठंडा कर देती है, और फिर से ट्रेड विंड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है इसके कारण। और पूरा का पूरा प्रक्रिया अब स्ट्रॉन्गर होगा तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करना शुरू करेगा। और यहाँ यहाँ का जो पानी खाली हो गया हवा के कारण, यहाँ का पानी भी खाली हो गया। तो नॉर्मली क्या हो जाता है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है। अच्छा, ये जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है ना, वो साथ साथ अपने कई सारी चीजें लेकर के आता है, जैसे नीचे में आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, जू प्लैंक्टॉन्स, वो सारी चीजें भी ऊपर की तरफ आती हैं, जिसको खाने के लिए मछलियां यहाँ पर दौड़ी 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 आती हैं। इसके कारण ये जो एरिया है, ये मछलियों के खाने के लिए काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है, पेरू कोस्ट और उसके आसपास का एरिया। ये हम जब ओशन करंट पढ़ेंगे अगली बार, अगले चैप्टर में, तो हम वहां आपको सारी चीजें बता दूंगा मैं वापस से। अब ये ला लीना का प्रभाव क्या क्या देखने को मिलता है, ये भारत में अच्छे मानसून के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश वगैरह कराता है, वेट कंडीशन ले आता है, और साउथ अमेरिका में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल कर लेता है मामला। अब दोनों के बीच का एक बेसिक डिफरेंस देख लो। बेसिक डिफरेंस ये है कि एलनिनो जो होता है वो वार्म ईस्टर्न पैसिफिक में होता है, और ये क्या होता है, कूल में होता है, ये ठंडा कर देता है, ये उसको गर्म कर देता है। उसके अलावा ये ट्रेड विंड को कमजोर कर देता है एलनिनो, और ये क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। ये अपवेलिंग को घटा देता है और ये अपवेलिंग को बढ़ा देता है, मतलब नीचे से ऊपर बुलाने लगता है ये, ठीक है। और प्रेशर सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर देता है, ये मजबूत कर देता है। इसमें क्या होता है, मानसून खराब हो जाती है, इसमें मानसून को अच्छा कर देता है ये लानिना। लानिना में जितने अच्छे अच्छे गुण है ना, सब लानिना में जितने बुरे गुण हैं वो तो भाई लड़के में होते ही हैं, तो वो समझ लेना बस। ये हो गया, ईएनएस हो गया, सदर्न ऑसिलेशन हो गया। अब देखो, अब अदर टाइप्स ऑफ विंड देख लेते हैं जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकल विंड कौन होता है? लोकल विंड वो है, नाम से पता चल रहा है कि वैसे विंड, वैसी पवनें जो लोकली कहीं चलती होंगी, ठीक है, किसी खास एरिया में चल रही है, स्मॉल एरिया में चल रही है, और काफी कम ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चल रही है, तो हम उनको लोकल विंड कह देते हैं, ठीक है। इनके कारण टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। और इसके लिए मेन फैक्टर जो है वो कौन है, लोकल टोपोग्राफी है, राइट। लोकल टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि आसपास, जैसे मान लो कि नेपाल के आसपास में हिमालय है ना, दिल्ली में तो नहीं है, दिल्ली में अरावली है, दिल्ली में कुछ और है। जैसे मान लो कहीं पर समुद्री क्षेत्र ज्यादा है, हर जगह तो नहीं, राजस्थान में तो नहीं है, ठीक है। तो लोकल एटमॉस्फेयर वहाँ का जो प्रभाव छोड़ता है, उसके कारण जो हवाएं वहां पर जनरेट हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं, उसको हम लोकल विंड कह देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वो है लू। जितनी बातें आपको बताई ना अभी तक, उसमें से कुछ भी एक आधी चीजें छोड़ करके सवाल नहीं पूछे जा रहे। सवाल क्या पूछा जा रहा है, ये देखो, सिंपल ये पूछा जा रहा है लू के बारे में, ठीक है, कि हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में चलने वाली जो हवाएं हैं, ये जो हमारा भारत, प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा जो प्यारा भारत है, तो ये होता है ना आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड, ठीक है, ये होता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड। ये ऊपर वाले एरिया को हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड के, जैसे गुजरात, ये राजस्थान, ये दिल्ली और ये सब वाला एरिया। तो इस एरिया में क्या होता है, समर के दिनों में, गर्मी के दिनों में काफी तेज गर्म हवाएं चलती है, तो आपको पता ही होगा, उसको हम लू कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे एरिया में चलती है। अब एक बात बताओ, अगर तुमसे ऑप्शन में नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न देकर ना देकर के यहाँ लिख दे राजस्थान, बताओ कहाँ पर ये लू हवा चलती है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटका, तीसरा ऑप्शन है क्या, मान लो केरला, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है क्या, असम। अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या बताओगे, क्या आपको जरूरत है क्या, कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाना होता है, तो सिर्फ एक ही स्टेट है राजस्थान जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आता है, तो ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलो, चिनूक के बारे में जानते हैं, ठीक है। चिनूक क्या है, चिनूक भी एक तरीके का लोकल हवा है। अब ये कहाँ चलता है जरा मुझे बताना। चिनूक चलता है आपके यूएस कनाडा वाले साइड में, यूएस कनाडा वाले साइड में चलता है ये, ठीक है। इसी के नाम पर तो एक हेलीकॉप्टर है, याद आ रहा है। ये कैसा हवा है सर, गर्म और
सूखी हवा है। रॉकी माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, उसी के आसपास में पड़ता है। उसके लीवर्ड साइड में देखो, लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड क्या होता है, जैसे मान लो ये पहाड़ है, तो जिस डायरेक्शन से, किसी एक डायरेक्शन से हवा आ रही होगी, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होती है उसको हम विंडवार्ड साइड कह देते हैं, विंडवार्ड साइड कह देते हैं। और जिधर हवा नहीं जा रही है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं आ रही है, उसको हम लीवार्ड साइड कह देते हैं। तो ये अपोजिट साइड में चलता है, इसको लीवार्ड साइड कह देते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है ना कि इस यूएसए और कनाडा वाले के, कुछ कनाडा खास करके एरिया में क्या होता है कि काफी ज्यादा बर्फ को ये गलाता है, मेल्ट कराता है, वहां जो स्नो होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम स्नो ईटर ये पूछा गया है, स्टार मार्क कर लो। इसका चिन्हों का दूसरा नाम क्या है, स्नो ईटर या हिम खाने वाली पवन कहते हैं हम इसको। दूसरा एक हवा होता है वो है फोएन। फोएन कहाँ पाया जाता है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, इस सब एरिया में पाया जाता है ये फोएन, ठीक है। सो फोएन की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके का क्या है, वार्म और ड्राई हवा है, मतलब गर्म और सूखा हुआ हवा है। ये भी लीवार्ड साइड में चलता है, किसकी, तो एप्स पर्वत के, वो पूछा जा सकता है, ये रॉकी पर्वत के और ये एप्स पर्वत के साइड में चलता है। ये पूछा जाएगा तुमसे, जगह का नाम, पहाड़ का नाम, बस, ठीक है। और वो ड्राई है, ठंडा है, ठीक है, या गर्म है, कैसा पवन है, ये क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है, बस। अब लोकल विंड्स के ना दो टाइप्स होते हैं मेनली, वो थोड़ा समझ लेना। एक होता है सी ब्रीज और एक होता है लैंड ब्रीज, ये भी पूछा जाता है। दिन के समय में क्या होता है, देखो दिन के समय में यहाँ यहाँ पिक्चर देखो, इसको छोड़ो, क्या लिखा है, पिक्चर देखो। धूप हुआ, दिन के समय में धूप तेज होता है, रात में तो होता नहीं है। तो धूप के कारण क्या होता है, तुम्हें पता है कि ये मान लो जमीन वाला एरिया है, कंटिनेंट जिसको हम कह देते हैं, और ये क्या है, ओशियन वाला एरिया है। तो कंटिनेंट और ओशियन में दोनों में से पहले गर्म कौन होगा, पहले गर्म ये होगा कंटिनेंट, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। अब तुम्हें मैंने बताया था साइंस में कि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के काफी पास 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 होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे से कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के सबसे ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो चूंकि इसके पार्टिकल काफी ज्यादा क्लोज हैं, पास हैं, तो एक गर्म होगा तो हीट दूसरे में ट्रांसफर करेगा, तो ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं, जबकि लिक्विड थोड़ा देर से गर्म होता है, ठीक है। तो मान लो ये कंटिनेंट जल्दी गर्म हुआ, ये क्या हो गया, देर से गर्म हुआ। जब ये जल्दी गर्म हो गया तो ये क्या करेगा, यहाँ जो हवाएं हैं वो भी गर्म होंगी, गर्म होने के बाद वो क्या करेंगी, एज यूजुअल बेचारी ऊपर उठेंगी, भागेंगी, ठीक है, कि चलो भाई आज छत पे चलते हैं, बहुत गर्मी है नीचे, तो ये ऊपर भागती हैं। ऊपर भागने के बाद क्या हो जाता है, जैसे हवाएं ऊपर भागती, तुम पता है कि जैसे कोई हटा के उसका जगह लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो ये क्या कर देता है, ये जो ठंडी हवाएं हैं, जो अभी गर्म नहीं हुआ है समंदर, वहां से हवाएं यहाँ करके इसको भरने की कोशिश कर देती हैं, इसको, जमीन वाली हवाओं को, ठीक है। तो जब ओशियन से हवाएं या सी से हवाएं चल करके जमीन की तरफ आती हैं, तो हम इसको कहते हैं सी ब्रिज, क्या कहते हैं, सी ब्रिज कह देते हैं। देखो वही बात यहाँ लिखा गया है कि कूलर एयर फ्रॉम सी मूव टुवर्ड्स लैंड, ठीक है, समंदर से जब ठंडी हवाएं चल करके जमीन की तरफ आती हैं, स्थल की तरफ आती हैं, हम उसको सी ब्रिज कह देते हैं। ये कब होता है, डे टाइम में होता है, और ठीक उसका रिवर्स रात में क्या हो जाएगा, समझना, रात में चूंकि ये गर्म होते 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 धीरे 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 गर्म होते होते अब शाम हो गया है, तो अब ये ज्यादा गर्म हो गया होगा, अब शाम के बाद ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसको ठंडा होने में भी समय लगेगा। तो होता क्या है कि ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, तो अब यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी, ठीक है, यहां से हवाएं ऊपर उठेंगी। तो जब ये ऊपर उठेंगी तो इनको भरने के लिए ये आएगा, कौन आएगा, जो हमारी जमीन की हवाएं वो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि लैंड से सी की तरफ, स्थल से समुद्र की तरफ जाती है हवाएं, तो हम उसको लैंड ब्रिज कह देते हैं, ठीक है। ये याद रखना, लैंड ब्रिज मतलब लैंड से सी की तरफ जा रहे हैं, और सी ब्रिज मतलब सी से लैंड की तरफ जा रहे हैं, सिंपल। चलो बस इतना ही जानना है। अब थोड़ा और कुछ टाइप्स जान लो, जैसे वैली विंड क्या होता है और माउंटेन विंड क्या होता है। वैली विंड का दूसरा नाम है वैली ब्रिज, ठीक है। इसका एक और नाम है क्या कहा गया, एनाबेटिक विंड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो दिन के समय में ये वैली विंड होता है, वैली विंड का हिंदी अर्थ होता है घाटी पवन। दिन के समय में क्या होता है, जैसे पहाड़ है, नाम से पता चल रहा है कि वैली में चल रही हवाएं, घाटी में चलने वाली पवन है, तो पहाड़ है, तो पहाड़ के जो स्लोप है, ये स्लोप ढलान है, ये जल्दी गर्म होते होंगे। तो गर्म होने के कारण जो हवाएं चल रही हैं, पवनें चल रही हैं, कहाँ पर, घाटियों में, वो क्या कर देती हैं, इस पर चढ़ना शुरू कर देती हैं पहाड़ पर, ठीक है। चढ़ना शुरू, वो टेम्परेचर कम है तो ये इसके ऊपर होते हुए ऊपर चले जाती हैं और जाकर के ऐसे बादल बना लेती हैं, ठीक है। तो पहाड़ के ऊपर चढ़ रही हैं तो हम इसको वैली विंड कह देते हैं। स्लोप हीट फास्टर, अप स्लोप विंड मतलब ऊपर चढ़ रही है। और दूसरा केस हो जाता है माउंटेन विंड में, कि रात में ये जल्दी ठंडा होता है, जो जल्दी गर्म होगा, जो जल्दी गुस्सा होगा, जल्दी ठंडा भी होगा, तो ये जल्दी ठंडा हो जाती है। तो ठंडा हो जाती है तो क्या है, हवाएं जल्दी से इधर 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 धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, और ये स्लोप के नीचे चली जाती है। अब इसको माउंटेन विंड कह देते हैं। इसका दूसरा नाम है कैटाबेटिक विंड, इतना ही इंपॉर्टेंट है, खास करके स्लो रीजन में होता है, बर्फीले क्षेत्र में होता है। अब आते हैं एयर मासेस पर, वायु राशियां क्या होती हैं। देखो एयर मास मतलब क्या है सर, कि
बहुत सारी हवाओं का मास, ठीक है, बहुत सारे हवाओं का क्या हो, एक लार्ज बॉडी हो, विशाल समूह हो, तो हम उसको एयर मास कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लगभग लगभग यूनिफॉर्म होता है, बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो समझो, यहां से जानेंगे। इसके सोर्सेस क्या है एयर मासेस के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो ट्रॉपिकल ओशियन, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, ये सारे इसके सोर्सेस हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो इसके जगह जगह यानी टेम्परेचर और मॉइस्चर के हिसाब से इसको अलग अलग हिस्से में बांटा गया। जैसे टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल, पहला ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में क्या होता होगा, धूप ज्यादा पड़ती होगी ट्रॉपिकल क्षेत्र में, तो ट्रॉपिकल वाला वार्म एयर मास का है। ठीक है, उसको हम ट्रॉपिकल एयर मास या वार्म एयर मास हम मान लेते हैं, वहां कैसा होता है, गर्म होता है। उसके बाद पोलर, पोलर वाले एरिया में जो पाया जाता होगा एयर मास, उसको हम पोलर एयर मास कह देते हैं, और वो कैसा होता होगा, ठंडा होता होगा। आर्कटिक, आर्कटिक वाले में बहुत ठंडा होता है क्योंकि वहां बर्फ है, ठीक है, पानी है, तो वो सब चीजें हैं, वहां बहुत ठंडा होता है। ठीक है, ये तीन टाइप्स देख लिया आपने टेम्परेचर के, एक हो गया ट्रॉपिकल, एक हो गया पोलर, एक हो गया आर्कटिक। और मॉइस्चर के आधार पर दो टाइप होते हैं, एक होता है मैरीटाइम और एक होता है कंटिनेंटल। मैरीटाइम कहाँ होता है, जो ओशियंस में, और कंटिनेंटल कहाँ होता होगा, जो लैंड पर होता होगा। जो ओशन के आसपास होगा वो मॉइस्ट होगा, सोचने वाली बात है, इसमें तो कुछ रटने की बात है नहीं, मॉइस्ट मतलब थोड़ा गीला होता होगा, और जो जमीन के आसपास होता है वो सूखा हुआ होता होगा। ठीक है, अब इन सबको मर्ज करके ना अलग अलग चीजें बनाई गई। जैसे ये 5 कैटेगरी आपको ध्यान में रखना है, टफ नहीं है, बस देख लो। जैसे पहली कैटेगरी है एमटी, क्या है एमटी, तुमसे ऑप्शन देकर के पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो देखो एमटीसीटी, एमपीसीपी, ये चार तो कंफर्म हो गए, एमटीसीटी, एमपीसीपी, और एक होता है सीए। एम टी, एम से क्या है भाई, मैरी टाइम, अभी देखा हमने, और टी से क्या है, ट्रॉपिकल, तो मैरी टाइम ट्रॉपिकल। कैसा होता है भाई, वार्म और मॉइस्ट। मैरी टाइम वाला कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, और ट्रॉपिकल वाला वार्म होता है, तो वार्म एंड मॉइस्ट। रटना है क्या इसमें, नहीं। सी टी, सी से कॉन्टिनेंटल, टी से ट्रॉपिकल, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल इसका नाम हो गया। अच्छा, कॉन्टिनेंट वाला कैसा था, ड्राई था, और ट्रॉपिक वाला हॉट है, तो हॉट या वार्म जो भी कह लो, तो ऐसी हवाएं होती हैं। अब एमपी में क्या आ जाएगा सर, तो मैरी टाइम और पोलर, एम से मैरी टाइम, पी से पोलर। और पोलर में कैसा था सर, ठंडा था, और कैसा था, मैरीटाइम में मॉइस्ट था, तो मॉइस्ट हो गया। और कॉन्टिनेंटल पोलर में क्या आ जाएगा, तो सर कोल्ड और ड्राई, ठंडा और सूखा हुआ, क्योंकि कॉन्टिनेंट में कैसा होता है, सूखा हुआ होता है। अब एक आ जाता है कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, तो आर्कटिक में कैसा था, वेरी कोल्ड, और कॉन्टिनेंट में कैसा था, ड्राई एयर, तो दोनों को जोड़ दो, बस हो गया। ये 5 तरह के एयर मासेस होते हैं। अब देख लो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। जैसे ये देखो एम ई है, एम ई मतलब इक्वेटर के पास वाला, ठीक है। उसके अलावा ये ट्रॉपिक वाला है, ट्रॉपिक ऊपर और नीचे दोनों साइड, ये पोलर वाला है। और ये सीपी और सीए दोनों हो जाते हैं, सीपी और सीए तरह का दोनों साइड मिलता है, कहाँ पर, पोलर साइड में मिलता है। ठीक है, सीपी, सीपी हमने, सीपी क्या होता है बताओ, कॉन्टिनेंटल पोलर, और सी ए क्या होता है, तो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, वो कहाँ होता है, दोनों पोलर साइड में होते हैं। इंपॉर्टेंस इसका क्यों है एयर मास का, क्योंकि ये वेदर के चेंज में काफी ज्यादा सहयोग करता है, जो मौसम बदलते हैं उसमें इसका मेन रोल है। और फ्रंट बनने में, फ्रंट क्या होता है सर, देखो जब दो एयर मासेस, आपने देखा ना अलग अलग एयर मासेस हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक ठंडा है, वार्म एयर मास है, और एक कैसा है, गर्म है, ठीक है। जब दो एयर मासेस आपस में एक दूसरे के तरफ आती हैं, तरफ आती हैं, तो ये एक बाउंड्री बन गई। इस बाउंड्री को हम कहते हैं फ्रंट। क्या कहते हैं, फ्रंट। एक दूसरे के इन फ्रंट आके खड़ी हो गई, एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई, तो हम फ्रंट कह दिए, सिंपल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कह देते हैं। क्या कहते हैं, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो फ्रंटोजेनेसिस का मतलब फ्रंट का बनना, ठीक है। ये मिलनी कहाँ होती है, मिडिल लैटिट्यूड, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होती हैं। कौन, फ्रंट का बनना। अब आगे बढ़ जाए, चलो। फ्रंट के चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है समझना, अ कोल्ड फ्रंट फॉर्म्स व्हेन अ कोल्ड एयर एडवांसेस टुवर्ड्स अ वार्म एयर मास। कि जब ठंडा एयर मास, मान लो एक ठंडा एयर मास है और ये गर्म एयर मास है, जब ठंडा एयर मास चलता है किसकी तरफ, गर्म वाले की तरफ, ठंडा शुरू किया है, तो इसलिए इसका नाम ठंडे के नाम पर चल पड़ गया कोल्ड फ्रंट। ठंडा चल रहा है गर्म वाले के पास, तो जब ये चलते हैं तो गर्म तुम्हें पता है कैसा है, हल्का है, तो ये ऊपर उठ जाता है, और ये क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। नहीं भैया, आप बड़े आदमी, आप ठीक है, मैं डर गया आपसे। तो ये हो गया, बस ध्यान के रखना है कोल्ड फ्रंट में कि कोल्ड वाला आगे से आ रहा है, ठीक है। और वार्म वाले के पास पहुंचता है तो वार्म वाला इससे मिलने के बाद ऊपर को चला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, इसके कारण क्या होता है, रेनफॉल होता है, भारी ज्यादा तूफान, आंधी तूफान भी आते हैं, और आने के बाद से मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है कोल्ड फ्रंट के बाद। दूसरा होता है वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट में कौन आगे से जाएगा, तो वार्म एयर आगे से जाता है, ठीक है। वार्म एयर आगे से जाता है, फिर उसको देखता है कि नहीं भाई मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया, फिर वहां जाता है, देखता है कि मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो फिर ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। वार्म एयर चूंकि हल्का है इसलिए ऊपर की तरफ उड़ जाता है, कोल्ड एयर भारी है तो नीचे रह जाता है। तो यहाँ भी सेम केस आ जाएगा। बस ध्यान रखना है कि वार्म फ्रंट में वार्म पहले से जा रहा है, कोल्ड फ्रंट में कोल्ड आगे से जा रहा है, ठीक है।
और क्या है सर, स्टेशनरी फ्रंट, नाम से पता चल रहा है कि इसमें स्टेशनरी स्थिर रहता होगा, कोई किसी की तरफ मूव नहीं कर रहा, दोनों मुंह फुला के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है स्टेशनरी फ्रंट या स्थिर फ्रंट कहलाता है। नीदर एयर मास मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और वेदर जो क्लाइमेट है या वेदर वेदर कंडीशन है वो कैसा होता है, अनचेंज होता है, कोई बदलाव उसमें देखने को नहीं मिलता। अक्लूटेड क्या होता है, अक्लूटेड कोल्ड फ्रंट की, अक्लूटेड फ्रंट की बात करें तो मान लो एक कोल्ड फ्रंट इधर से आया, ठीक है, यहाँ पहले वार्म बैठा हुआ था, ठीक है, इधर से भी एक कोल्ड फ्रंट आया, जब दोनों आ गए यहाँ पर आ गए, बोले कि बाबू तुम कहाँ आए हो, यहाँ बड़े जब बैठे हो तो तुम बीच में कैसे आ गए। जैसे मान लो तुम्हारे नाना जी और दादाजी बैठने आ गए बीच में तुम्हारे लिविंग रूम में बैठने के लिए, तुम बैठ के टीवी देख रहे हो, क्या हो गया, उठ के तुम्हें भागना पड़ेगा। तो वही बताओ क्लूडेड में कि वार्म फ्रंट जो होते हैं उनको भागना पड़ता है, किसके कारण, कोल्ड के कारण। ये शब्द याद रखना कि कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर लेता है वार्म फ्रंट को, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के कहते हैं बेटा भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत मार पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये ओवरटेक कर लेता है कोल्ड फ्रंट, ठीक है, और इसको क्या करता है, ग्राउंड से ऊपर भगा देते हैं, भागो यहाँ से। चलो, इसके कारण इंटेंस वेदर होता है, बहुत ज्यादा मौसम की दशाएं उत्पन्न, तीव्र मौसम की दशाएं उत्पन्न होती हैं। और इसी फ्रंट के कारण क्लाउड बनता है, क्या बनता है, क्लाउड बनता है, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं। अब साइक्लोन भी समझ लो, डिटेल में साइक्लोन समझो। साइक्लोन सबसे पहली बात तुम्हें पता है कि सर लो प्रेशर वाला एक सिस्टम है जिसमें लो प्रेशर के आसपास में हवाएं घूमती हैं, हम समझ गए थे। और ये भी बता दिया है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें ऐसे उल्टा घूमती है, क्यों घूमती है, कोरियलिस फोर्स के कारण, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। ये बात हमें बता दी थी आपने, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड कन्वर्ज टुवर्ड्स सेंटर, एयर राइज वर्टिकली ओवर लो प्रेशर एरियाज एंड राइजिंग एयर लीड्स टू क्लाउड फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन। जैसे आपने देखा कि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ से आ रही है हवा, यहाँ से आ रही है हवा, यहाँ से आ रही है हवा, तो होने के बाद क्या हो रही है, ये ऐसे करते 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 पूरा घूमते 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 ऊपर की तरफ उठती है हवाएं, देख रहे हो आप, यहाँ पर देख सकते हो ये ऊपर उठ रही है। तो ऊपर उठने इस फॉर्मेशन को हम साइक्लोन कह देते हैं। साइक्लोन कहते हैं, पूरी बात आ गई कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है और आने के क्रम में क्या होगी, घूमने लगी कोरियल फोर्स के कारण, उसके कारण वो ऊपर उठाई और उसके कारण ये बना, जिसको हम क्या कह देते हैं, साइक्लोन कह देते हैं। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज था, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज था, ये बताने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सा फैक्टर है, कन्वर्जेंस, एडिस, ये सारी बातें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसको हटा देते हैं। आगे आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझो। ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से पता चल रहा है कि ऐसा साइक्लोन जो ट्रॉपिकल एरिया में बनता हो, ट्रॉपिकल एरिया में बनता होगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएगा। ये कैसा होता है सर, ये वायलेंट होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। और ये कहाँ बनता है सर, ट्रॉपिकल ओशियंस, ट्रॉपिकल एरिया के ट्रॉपिकल ओशियंस में, ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय महासागर है ना, उनमें ये उत्पन्न होता है। जैसे आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो कि ये कोई महासागर है और वहां पर उत्पन्न हुआ, अगर ट्रॉपिकल एरिया में हो रहा है तो ट्रॉपिकल कहलाता है, सिंपल। और ये वहां से होता हुआ कोस्ट वाले एरिया, मतलब तटीय क्षेत्र में जाने के लिए मूव करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा ऐसे 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 हवाएं चलती चलती हमारे तटीय क्षेत्र पे आती हैं और अलर्ट होता है ना कि भाई देखो ये वाला साइक्लोन आने वाला है, तो अलर्ट हो जाओ पहले ही, ठीक है। उसके अलावा दे मूव टुवर्ड्स कोस्टल, ये हमने बता दिया, और कॉज वायलेंट विंड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है यहाँ से, जो पूछा जाता है मैं बता रहा हूँ तुम्हें छांट छांट के, ठीक है। पूछा तो कहीं से भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। कंसेप्ट एक एक क्लियर होना चाहिए, एक एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, एक एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सवाल भी क्या पूछे जा रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। देखो क्यों, क्योंकि जब लास्ट टाइम में रिवीजन करते हो तो उसके में काफी काम आता है, ठीक है। कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना बेटा तो डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। कोई नहीं पढ़ाने वाला, सब पैसा लेंगे और पैसा लेकर के भी कोई ढंग से नहीं पढ़ाएगा, तुम्हें बस यही बता देगा देखो ये 4 लाइनें पूछी जा रही है एग्जाम में और यही 4 लाइनें पढ़ के चले जाओ। मेरे लिए भी आसान है, जा करके तुम देख सकते हो, मैंने वन शॉट जो कराया है, डिट्टो टू द पॉइंट सारी चीजें मैंने कराई हुई हैं और वो 4 लाइन से भी ज्यादा है, ठीक है, और काफी इंपैक्टफुल है, किसी भी एग्जाम के लिए काफी है वो। स्टिल मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में ट्रेंड चेंज हो रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, पेपर का लेवल चेंज हो रहा है। जैसे इस बार आया, सारे लोग ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया, अब तुम अगले साल जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहना बैठ के। मेरे भाई फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हो तुम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए नहीं, ठीक है ना। तो फ्यूचर के लिए पहले ही पढ़ो कि सर पेपर में आ भी गया ना तो हम तैयार हैं, आने दो, अगर अलग लेवल पर भी आ रहा है तो वैसे पढ़ करके जाओ मेरे भाई मेरे दोस्त। जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुना करो और अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ रहे ईमानदारी से पढ़ के चले जाओ, मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये देख लो, अभी जो पूछा जा रहा है वो भी देख लो क्या लेवल है पूछने का। पूछ रहे हैं कि इस साइक्लोन के अलग अलग नाम कहाँ कहाँ पर है। जैसे साइक्लोन कहाँ कहा जाता है, इंडियन ओशियन यानी हमारे आसपास के क्षेत्र में, भारत और चाइना और इस वाले एरिया में, ठीक है, चाइना नहीं, ये जो हमारा बांग्लादेश पाकिस्तान इन सब वाला एरिया है ना, ठीक है, इन सारे क्षेत्र में इसको हम साइक्लोन कह देते हैं। अटलांटिक ओशियन वाला जो क्षेत्र पड़ जाता है उसके आसपास का क्षेत्र, उसको हम हरिकन कह देते हैं।
टाइफून किधर होता है, साउथ चाइना सी, जो जापान और ये वाला एरिया है, कोरिया वाला एरिया, उधर हम इसका दूसरा नाम क्या है, टाइफून। नाम से पता चल रहा है कि किधर के लोग बोलते होंगे। और जो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, ये बहुत बार पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोला जाता है, विली विली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विली विली। वैसे यूएस में एक इसका फॉर्म होता है टॉर्नेडो, यूएस में टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है। फेवरेबल कंडीशन क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट। एक बार बस देख लो कि हाँ भाई टेम्परेचर जो है 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के लिखता है, तो एक बार देख लो 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कोरेलिस फोर्स होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए जो विंड का स्पीड है उसमें, और सेंटर में लो प्रेशर होना चाहिए, अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए। ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर ले तो कॉम्यूलो निम्बस क्लाउड बनता है, नॉट इंपॉर्टेंट। हम क्लाउड जब पढ़ेंगे वहां देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है कि प्लेस वेयर साइक्लोन क्रॉसेस कोस्ट, मतलब ये मान लो समंदर में निकला और ये है तट, तटीय क्षेत्र है। अब तटीय क्षेत्र को पार करके एंटर कर गया, जहां से वो एंटर करता है इस क्षेत्र को हम लैंडफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंडफॉल कह देते हैं। ठीक है। और एक चीज और यहां पर याद रखना है कि जो आपका साइक्लोन है वो 20 डिग्री नॉर्थ को जब क्रॉस करता है ना, ऊपर जाता है, तो 20 डिग्री नॉर्थ से जब क्रॉस करता है, ठीक है, तो वहां पर मोर डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है 20 डिग्री के बाद से। ये ध्यान रखना है आपको। अब थोड़ा स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, यहां देखो स्ट्रक्चर, ये ऐसा दिखता है एग्जैक्ट। सेंटर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आप देख सकते हो कि हवा ऐसे क्या हुआ है, लो प्रेशर जोन यहां पर था, इसको भरने के लिए हाई प्रेशर आए होंगे, और आने के लिए क्या हो गया, पूरे के पूरे ऐसे हवा बन करके ऊपर उठ गए। अभी हवा बन करके जब ऊपर उठे तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, साइक्लोन नाम दे दिया। तो बीच वाला जो एरिया होता है ना, बीच वाला तो कौन सा एरिया था, लो प्रेशर एरिया था। वो लो प्रेशर एरिया ही रहता है, उसी के आसपास ऐसे चारों तरफ हवाएं घूमते रहती हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ऐसे उल्टी घूमेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ऐसे ऐसे घूमेंगे, घड़ी के साइड में या क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई कहते हैं। वो कैसा होता है, लो प्रेशर वाला एरिया होता है। ठीक है, कैसा होता है, लो प्रेशर का एरिया होता है। और क्या होता है सर, तो लो प्रेशर एरिया होने की वजह से वो काम एरिया होता है, बहुत शांत एरिया होता है। ठीक है, शांत एरिया होता है। ये पूछा जाता है आई के बारे में कि भाई शांत एरिया कौन सा है, तो शांत एरिया है आई वाला एरिया, सेंट्रल एरिया है। और यहाँ क्या होता है, हवाएं सबसाइड करती हैं, नीचे की तरफ आने की कोशिश करती हैं अंदर में। ये लोएस्ट प्रेशर एरिया होता है, इसका डायमीटर 150 से 250 किलोमीटर होती है। ये 2-3 लाइनें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आई वॉल की बात करें तो जो आई है, जहां पर वो सेंटर बन रहा है, उसके आसपास का जो दीवार बन रहा है, मान लो ये हमने मान लिया कैसे एक दीवार बन रहा है, इसी के अंदर में आई है, इस दीवार को हम आई वॉल कह देते हैं, या आंख की दीवार कह देते हैं, जो कि आंख को घेर के रखता है। अब इसमें क्या हो गया, इसी के सराउंड में हवाएं ऐसे स्पाइरल करते हुए स्प्रिंग की तरह ऊपर उठती हैं। ठीक है, और ट्रोपोपॉज तक पहुंचती हैं। हवाओं का मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाता है। एक तरीके की मूसलाधार बारिश कराने में ये मदद करता है। बहुत भयंकर बारिश हो सकती है, तूफान तो है ही है, बारिश भी हो सकती है, जिसको हम टोरेंशियल रेन कह देते हैं। रेन बैंड नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो। साइज और मूवमेंट 150 से 250 किलोमीटर का रेडियस होता है किसका, आई का। और टोटल जो रेडियस होता है उसका वो कितना होता है, 600 से 1200 किलोमीटर का। टोटल जितना वो चौड़ाई कवर कर रहा है, समझ रहे हो कितना बड़ा है ये, इतने दूर का एरिया हवा आपस में घूम रहे हैं। और मूवमेंट एक दिन में 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक ये मूव कर जाता है कई बार। ठीक है, और तो बातें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना, बस इतनी बातें ही ध्यान रखनी थी। चलो, अब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन देखो, कुछ नहीं है, जो ट्रॉपिकल में हो रहा था, ट्रॉपिकल एरिया में, उसको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कह दिया। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, जैसे तुम पढ़ते हो ना कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि जो चीजें संविधान में लिखी गई हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं, या संवैधानिक कहते हैं। जो संविधान के बाहर से जोड़ी गई हैं या लिखी गई हैं बाहर, तो उसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह देते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर कोई साइक्लोन ट्रॉपिकल के बाहर हो रहा है, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं हो रहा है, तो हम उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कह देते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रखना है कि मिड और हाई लेटीट्यूड में होता है, इसीलिए हम इसको मिड लेटीट्यूड साइक्लोन कह देते हैं। डायरेक्शन तुम्हें पता है, सब कुछ सेम है, सेम कंसेप्ट है, और कुछ नहीं लगना यहाँ पर। ये मेन ये होता है क्योंकि यहाँ पर पोलर फ्रंट बनते हैं, क्योंकि गर्म हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। 60 डिग्री के ऊपर अब जाओगे, 30 डिग्री से ऊपर जाओगे जब आप, और पोलर साइड से आओगे, तो यहाँ पर क्या है, पोलर हवाएं आ रही है, पोलर फ्रंट बन रहा है। ठीक है, तो ये भी चीजें होती हैं। और ये वार्म और कोल्ड फ्रंट आपस में टकराती है, देख सकते हैं वार्म एयर है, ये कोल्ड एयर, दोनों आपस में टकराई हैं। टकराने के बाद एक फ्रंट बना, फिर और ठंडी हवाएं आई, इसको और ज्यादा मूव करना पड़ा। ठीक है, और मूव करना पड़ा, करते 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 ये पूरा का पूरा ऐसे मूव कर गए। कई सारे फ्रंट ये बने, और उसके बाद से टूटे और बने, टूटे बने, और उसके बाद से ये पूरा का पूरा ऐसे साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, नॉट इंपॉर्टेंट,
सेम वैसे ही आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये देखो, वार्म सेक्टर लाइज बिटवीन कोल्ड एयर मासेस, कहां पर होता है, इसमें वार्म बीच में होता है और दोनों साइड कोल्ड कोल्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है। और वार्म एयर जो होता है इसको क्या किया जाता है, इसको लिफ्ट कर देते हैं, ये ऑक्लूडेड, जैसे आपने देखा था ना कि दो कोल्ड मिलकर के वार्म को भगा देते हैं, ये दादाजी नाना जी कि बेटा उठो, और इसके कारण क्या हो गया, ऑक्लूजन हुआ और साइक्लोन डिसिपेट होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक बात याद रखनी है कि वार्म एयर जो होता है वो साउथ साइड से आता है, ठीक है, कहां से आता है, साउथ साइड से। तुम्हें पता ना कि इक्वेटर के साइड में गर्मी ज्यादा है, ठीक है, और इधर साइड से आ रहा 30 डिग्री वाले में क्या बनता है, यहाँ पर क्या था, लो था, यहाँ पर क्या था, सब ट्रॉपिकल हाई था, तो हाई से ऊपर की तरफ जा रहा है, पोलर की तरफ, तो साउथ से जा रहा है ऊपर की तरफ, और पोलर साइड में आ रहा है, पोलर साइड से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कोल्ड एयर कहां से आ रहे हैं, पोल साइड से आते हैं, और गर्म हवा कहां जा रहे हैं, नीचे से जाते हैं, ठीक है, तो ये मिल करके एक पूरा का पूरा एक साइक्लोन बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगते हैं आपस में, और जिसको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक से बाहर हो रहे हैं, और वहां पर कम्युलस क्लाउड बनाते हैं। कम्युलस क्लाउड हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। दोनों के बीच का अंतर यहाँ देख लो कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है वो कहाँ बनता है, सिर्फ समुद्र के ऊपर, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल कहाँ बनता है, समुद्र और जमीन दोनों के ऊपर। इसमें जो है फ्रंट बनते हैं, सॉरी फ्रंट नहीं बनते हैं, किसमें, ट्रॉपिकल में, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में फ्रंट्स बनते हैं, मतलब अलग अलग एयर मास आकर के मिलते हैं। एरिया की बात करें तो ट्रॉपिकल वाला छोटा होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बड़ा होता है, इसमें जो है विंड स्पीड काफी ज्यादा होती है, इसमें विंड स्पीड काफी कम होती है। इसका अगर डायरेक्शन की बात करें ट्रॉपिकल वाले की तो ईस्ट से वेस्ट, और इसके डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट से ईस्ट। ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, ज्यादा खतरनाक होता है, ये कम कम खतरनाक होता है, ठीक है। चलो अब दो शब्द और जान लो, थंडर स्टॉर्म, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन देख लो जो अभी इस साल रिसेंटली आए हैं, जैसे 2024 में, ठीक है, हमारा जो साइक्लोन वाला एरिया है वो कौन है, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, और अरेबियन सागर वाला एरिया है, ठीक है, इंडियन ओशन वाला एरिया। 2024 में रेमल आया था, यहाँ से दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब आया था, कहां पर आया था, और इसका नामकरण किसने किया, तो साइक्लिकल, मतलब अलग अलग देश का जो भी इस ग्रुप में है, जैसे बिम्स्टेक में जितने कंट्रीज हैं उन पे अलग अलग दिया जाता है कि भाई आप नामकरण करो, ठीक है, जो इस एरिया में आ रहा है, बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में आ रहा है, तो वैसे होता है। देखो रेमल कब आया था, मई 24 में, किस किस को प्रभावित किया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट पार्ट को, इसका नाम दिया था ओमान में। ऐसे ही ये देखो ये चारों क्या है, एक ही तरह के हैं, अलग अलग वेरिएंट है, अलग अलग समय पर आए, इसीलिए इसका नाम 1 2 3 4 कर दिया गया। डीप डिप्रेशन, बीओबी मतलब बे ऑफ बंगाल में आ रहे थे, पहले अंडमान सी में आए, फिर अंडमान में आए, फिर उड़ीसा में आए, फिर ऐसे करते करते, नॉट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। दाना, दाना कब आया था, अक्टूबर 24 में, कब आया था, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, और नाम दिया गया था किसके द्वारा, कतार के द्वारा। उसके बाद एक आया था फेंगल, आपने नाम खूब सुना होगा, पिछले साल 2024 में नवंबर दिसंबर में, तमिलनाडु और श्रीलंका में। नेमिंग कंट्री कौन था इसका, सऊदी अरेबिया था। दूसरा अगर हम बात करें 2024 में, अरेबियन सी में क्या आया था, असना नाम का एक तूफान आया था, चक्रवात आया था, असना, अगस्त 2024 में। इसको प्रभावित किया था, गुजरात को, राजस्थान को, पाकिस्तान को, और इसका नामकरण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। ईयर की बात करें 2025 में, तो इस साल कौन कौन से आए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है वही देख लो सिर्फ, कि एक आया है मोन्था, कौन है, मोन्था आया है 2025 में, और हमारे यहाँ आईएमडी इसका रिपोर्ट तैयार करती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब प्रभावित क्षेत्र हैं, और थाईलैंड इसका नामकरण किया है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अरेबियन सी की बात कर लें तो साइक्लोनिक शक्ति, याद रखना है आपको कि शक्ति नाम का एक है, वो आया है, वो कहाँ, गुजरात महाराष्ट्र में आया है, और इसका नामकरण किया है श्रीलंका ने। अंडमान सी की बात कर ले हम, तो अंडमान सी में कौन सा आया है, एक आया है सेनियार, सेनियार का नामकरण किया है यूएई ने, और अंडमान निकोबार आइलैंड में आया था, थाईलैंड मलेशिया भी इससे प्रभावित हुए थे। देखो ये देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में, जो फोरकास्ट करते हैं ना कि भाई ये चक्रवात आने वाला है, तो दुनिया में ये करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बाकी सारे इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, एक इंपॉर्टेंट ये है IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका सेंटर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, इंडिया में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो वापिस आ जाते हैं थंडर स्टॉर्म पे, थंडर स्टॉर्म की बात कर लेते हैं। ये एक सेकंड रुकना जरा, मैं आता हूँ, एक सेकंड बस। अब आते हैं थंडर स्टॉर्म पे। सो थंडर स्टॉर्म इज बेसिकली क्या होता है, देखो जो हमने देखे उन्हीं का एक शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है, कि स्थानीय तूफान है एक तो पहली बात, दूसरा ये है बहुत कम समय के लिए तूफान आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है थंडर स्टॉर्म में, कि भारी बारिश होती है, बिजली गरजता है, और खूब तेज हवाएं चलती हैं। ये क्यों होता है, कन्वेक्शन के कारण होता है। बताया था ना मैंने आपको, कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि हवाएं गर्म होकर के जब ऊपर उठती हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम उसको कन्वेक्शन कह देते हैं या संवहन कह देते हैं, उसके कारण ये होता है। हॉट और ह्यूमिड रीजन में होता है, थोड़ी समझदारी की बात है, बता चुका हूँ, जहाँ गर्मी ज्यादा होगी वहीं पर हवाएं ऊपर उठेंगी, तो वहीं पर होता है ये, ठीक है।
ठीक है। इसके कारण कम्यूलो निम्बस क्लाउड बनते हैं और इसमें कई बार हेल स्टॉर्म्स भी देखने को मिला है, मतलब ओलावृष्टि वगैरह देखने को मिलती है। अब आते हैं टॉर्नेडो पर। टॉर्नेडो कहाँ पाया जाता है? मेनली यूएसए और कनाडा वाले एरिया में पाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। टॉर्नेडो में क्या होता है, देखो ये भी एक तरीके का वही है जो आपने थंडरस्टॉर्म देखा ना, कि बहुत वायलेंट है, मतलब काफी तीव्र, और कॉलम जैसा हवा का एक स्पेस होता है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज में, ठीक है। इसमें क्या है, आप देखते हो कि इसका जो शेप है वो बताया गया है या तो ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट यानी हाथी के सूंड के जैसा, इसका एक शेप बताया गया आपके एनसीईआरटी में, तो वैसा देखने को मिलता है, या फनल शेप, ठीक है। फनल शेप यानी कीप आपने देखी है जिससे तेल वगैरह इसमें डाला जाता है, तो उसके आकार का इसको देखने को मिलता है। उसके अलावा हम बात करें इसमें और क्या क्या चीजें होती है, तो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी होता है, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत हाई स्पीड में विंड चलती हैं और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी बहुत कम समय के लिए बहुत तेज स्पीड में हवाएं चलती हैं, दैट इज कॉल्ड आपका टॉर्नेडो। ये बेसिकली कहाँ पर मिलता है? यूएसए और कनाडा में। और भी चीजें हमने देखी थी इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो कि अगर ये टॉर्नेडो सी के ऊपर, समंदर के ऊपर आ जाए तो हम उसको वाटर स्प्राउट कह देते हैं। क्या कहते हैं? वाटर स्प्राउट कह देते हैं। जनरली ये मिड लेटीट्यूड में पाया जाता है और उसमें भी कहाँ हमने देखा था? आपके नॉर्दर्न अमेरिकन वाले एरिया में, ठीक है। बाकी बातें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। अब आ जाते हैं कुछ एक फैक्ट्स जान लो, जैसे 1 एटीएम बराबर कितना होता है? 760 मिलीमीटर मरकरी, 760 टॉर और 1.01325 बार या 1013.25 मिली बार होता है। यही बात हमने आपको पहले भी स्लाइड में बताया है। स्पीड ऑफ विंड यानी विंड के स्पीड को मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है वो एनीमोमीटर होता है। जैसे हमने बैरोमीटर देखा था ना, बैरोमीटर में क्या था आपका? मरकरी वाला बैरोमीटर प्रेशर के लिए था। वैसे ही कुछ और विंड्स देख लो, जो लोकल विंड हम देख रहे थे ना, जिसमें क्या क्या देखा? लू देखा, चिनूक देखा हमने, फोन देखा, तो कुछ और देख लो जहां से क्वेश्चन आते, जैसे सिरोक्को। सिरोक्को कैसा विंड है? वो है एक तरीके का वार्म, ड्राई और डस्टी विंड। कहाँ पर पाया जाता है? सहारा डेजर्ट में पाया जाता है, अफ्रीकन एरिया में। और ये सहारा डेजर्ट से उठता है, वहां से रेत उठाता है और उठा करके मेडिटेरेनियन के रास्ते होते हुए इटली और स्पेन में जाकर के एक बारिश करा देता है रेतों की, जिसको हम ब्लड रेन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि लाल कलर की बारिश होती है, उसमें बारिश पानी नहीं आता, उसमें क्या होता है? रेगिस्तान या रेत वगैरह बरसते रहते हैं। वहां पर ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है किसको? सिरोक्को को। ध्यान रखना है। ब्लैक रोलर कहाँ पाया जाता है? ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है। उसके अलावा योमा, योमा कहाँ पाया जाता है? जापान में पाया जाता है। देखो दो तरह के सवाल यहाँ बनते हैं, सबसे मेन ये है कहाँ पर होता है, दूसरा ये है किस तरीके की हवा है। ये सारे के सारे वर्म ड्राई हैं सिवाय इसके लेवेंटर के। हरमटन इंपॉर्टेंट है। हरमटन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरमटन पाया जाता है आपके सहारा डेजर्ट, ठीक है। और इसको गिनिया कोस्ट का डॉक्टर भी कहता है क्योंकि वहां पर के वेदर के लिए काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। और एक होता है संता आना। संता आना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूएसए के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ये हॉट और ड्राई विंड है। लेवेंटर पाया जाता है आपके स्पेन में, पूछा जा चुका है लेवेंटर, ये कोल्ड विंड है, ठीक है। और सीमुम की बात करें तो सीमुम वार्म एंड ड्राई विंड है, अरेबियन डेजर्ट में पाया जाता है। बस इतना ही फैक्चुअल है। उसके अलावा एक्सफोलिएशन से क्वेश्चन मैंने आपको वैसे बता दिया था, फिर भी आप देख लो। एक्सफोलिएशन मैंने बताया था ना, ये स्पेशल एग्जांपल है किसका? वेदरिंग का। तो एक्सफोलिएशन जो है ना, ये फिजिकल वेदरिंग का एक एग्जांपल होता है, नॉट केमिकल, नॉट बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। सो ये बातें रहेंगी इस चैप्टर में, बस इतना ही था। अब जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है, सो दे कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ये उसका लिंक है जिसमें मैंने सारे पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दिए हैं। बाकी कोई अपडेट होता है तो मैं वहाँ दे देता हूँ, और ठीक लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो, तुम्हारी मर्जी है, इसमें मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बोल बोल कर तो थक गया मैं। बाकी हम मिलेंगे जल्दी ही, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। 20 तारीख के बाद मैंने आपको बताया था कि थोड़ा शेड्यूल बिजी हो जाएगा। सो देखते हैं, अगर बीच में मुझे मौका मिला तो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। और एनवायरनमेंट और करंट का वीडियो भी मुझे जल्दी ही अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का डेट जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले हो रहा है। 18 तारीख को सीजीएल टीयर 2 वाले बच्चों का एग्जाम है, तो देखते हैं व्हाट इज़ पॉसिबल, वो चीज़ हम करेंगे जल्दी ही। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।